लकी ने शिवराज और अपने लिए और सजा मांग ली थी, लेकिन वो राधिका को किसी भी हाल में छोड़ने वाला नहीं था। शिवराज ने उसके लिए नया कानून भी बना दिया था। फिर भी लकी अपनी जगह से हिला नहीं था। राधिका के बिना उसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं था। उसकी माँ और उसके पिता भी उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लकी समझ नहीं रहा था। ऐसे में जैसे ही विष्णु ने लकी को पीटने के लिए अपने लड़कों को आदेश दिया, तो इतने में पीछे से राजीव खड़ा हो गया। वो अपने पिता के खिलाफ और लकी के हक में बात कर रहा था। शिवराज ने जब राजीव को गुस्से से देखा तो उसने अपनी तरफ से कहा, आज से 20 साल पहले तुम भी एक ऐसी ही लड़की के प्यार में पागल हुए जा रहे थे ना। आज तुम लकी को भी वैसा ही बनाना चाहते हो। उसे एक गांव की गंवार लड़की से शादी करने के लिए बढ़ावा दे रहे हो। तुम्हें बता देता हूं मैं, आज से 20 साल पहले ना मैं तुम्हारे लिए तैयार हुआ था और ना आज मैं लकी को ऐसा कुछ करने दूंगा। जो भी कर रहा हूं अपने परिवार के लिए कर रहा हूं, और इसके लिए मुझे किसी भी हद तक जाना हो, कोई भी हद पार करनी हो, मैं चाहूंगा, चाहे जो हो जाए। अच्छा, आप जो कर रहे हैं परिवार के भले के लिए कर रहे हैं। आपका बेटा आपसे खुश नहीं है और आप कह रहे हैं कि आपके परिवार का भला हो रहा है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। आपने हम दोनों को एक दूसरे से अलग कर दिया। 16 साल बाद भी वो जब हमसे मिलने के लिए आई थी तो आपने उल्टा मुझे बंद कर दिया, मुझे उससे मिलने तक नहीं दिया। उसके बाद उसने अपने बड़े भाई दशरथ की तरफ देखा और कहा, आपने उसे और उसकी मां को बड़े भाई के घर में रखा। वो मुझसे मिलना चाह रहे थे, लेकिन आपने आजकल का बहाना करते हुए 10 दिन तक मेरा इंतजार करवाया उनसे। उसके बाद जब वो थक हार कर चले गए तो आपने मुझे एक बार चाहते हुए भी नहीं देखने दिया। उसके बाद आप ये कह रहे हैं पापा कि आपने मेरा भला किया। ये कैसा भला हो सकता है पापा? राजीव अपने पिता के ऊपर तंज कसने के बाद में लकी की ओर देखे जा रहा था। लकी, तुम्हें इनकी बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है। आज अगर तुम इनकी बात सुनोगे ना, कल तुम्हें जिंदगी भर के लिए पछतावा होता रहेगा। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता लकी, लेकिन तुम अंदर ही अंदर घुटकर मर जाओगे। राजीव! शिवराज ने गुस्से में जोर से टेबल के ऊपर अपना हाथ मारते हुए कहा। वो उसके ही सामने सबसे पसंदीदा पोते को उसके भड़का रहा था और ये उसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं था। राजीव जो कि लकी के पास खड़ा था, उसने पिता को देखा। इतने में शिवराज ने विशंभर को इशारा किया और देखते ही देखते विशंभर राजीव के पास आ गया। उसने राजीव का कंधा पकड़ा और उसे जोर से धक्का दे दिया। राजीव नीचे गिर गया और गिरते ही चिल्लाया। विशंभर ने उसने इतनी जोर से धक्का दिया था कि उसका हाथ टूट गया, लेकिन उसे दर्द के बाद भी और गुस्सा आने लगा था। उसने अपने पिता की तरफ देखा और कहा, आपने हम दोनों को अलग किया था पापा। मैं उसके बिना आज मरा जा रहा हूं और सिर्फ वजह आप हैं। सिर्फ आपकी वजह से ये सब हुआ था। तभी लकी आगे आया और बीच से बेंच पर लेट गया। उसने विष्णु की तरफ देखा और कहा, सजा शुरू करो। इतने में विष्णु के ग्रुप के 2 लोग आगे आए और उसने लकी के ऊपर वो डंडा तान दिया। अगले ही पल वो डंडा उसकी पीठ पर गिरने वाला था, लेकिन जैसे ही वो उसके ऊपर गिरता तभी फिर से पीछे से आवाज आई, रुक जाओ। लकी ने अपनी गर्दन घुमाकर देखा तो पाया आवाज किसी और की नहीं बल्कि कुमारी की थी। जैसे ही राजीव की नजर कुमारी से मिली तो उसे लगा जैसे उसने इससे पहले भी इसे कहीं तो देखा था। वो उस लड़की के काफी करीब महसूस कर रहा था। पकड़ो उसे! विशंभर ने राजीव को तो विष्णु के 2 आदमियों के हवाले कर दिया और फिर कुमारी की दिशा में भागने लगा। ये देखते ही वो समझ गया था कि वो लड़की अग्रवाल परिवार की नहीं थी। ऐसे में वो उसकी तरफ दौड़ पड़ा और उसे मारने ही वाला था। उसने कुमारी के ऊपर वार भी कर दिया था। इधर कुमारी की मार्शल आर्ट्स बहुत ही कमजोर थी और वो किसी भी हाल में विशंभर से तो नहीं निपट सकती थी, इसलिए वो उसके पहले ही वार पर नीचे गिर गई। उसके मुंह से खून बहने लगा। फिर विशंभर उसके पास गया और उसको पकड़ लिया। कौन हो तुम? शिवराज ने कुमारी की तरफ देखा और पूछा। उसने पहले उसे कभी नहीं देखा था। ऐसे में उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लड़की कौन थी। मैं कौन हूं? ये आप मुझसे पूछ रहे हैं मैं कौन हूं? जब मैं अपनी मां के साथ यहां आई थी और इस आदमी को ढूंढ रही थी, तब मुझे लगा था ये आदमी ही खराब है जो अपने घर में जाकर छिप गया है, लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है कि ये आदमी खराब नहीं था, बल्कि आपने इसे छिपा कर रखा था ताकि आपकी इज्जत मिट्टी में ना मिले। आप तो बहुत बड़े आदमी निकले। कुमारी ने बेबाकी से शिवराज की आंखों में देखते हुए कहा, क्या तुम उसकी बेटी हो?
शिवराज ने कुमारी को देखा और कहा। उसके बाद वो उसे और भी ज्यादा ध्यान से देखने लग गया। जब वो लड़की राजीव को ढूंढने के लिए अपनी बेटी के साथ में यहां पर आई थी तो उससे वो मिल नहीं पाई थी। शिवराज उसे चक्कर दे रहा था, लेकिन जब उन्होंने अग्रवाल परिवार के कुछ लोगों के साथ में फोटो ले लिए, कुमारी के पास में वो फोटो थे और वही फोटो राजीव के पास भी। ऐसे में कुमारी और कोई नहीं बल्कि राजीव की बेटी थी। आज से 20 साल पहले जब राजीव जवान था और निशांत की तरह इधर से उधर घूमता रहता, तो एक बार कुमारी की माँ के देश में आ गया था। वहां पर एक बार में उसने बहुत ज्यादा शराब पी ली और उसका एक लड़की के साथ में अफेयर हो गया। वो दोनों उस रात एक साथ सोए थे और उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ मालूम नहीं, और अगले दिन वो वहां से निकल आया। लेकिन उसके कुछ ही महीनों बाद राजीव फिर से उसके गांव गया और उससे मिलकर आया था। उसे पता चला कि उसके पेट में राजीव का बच्चा था। हालांकि राजीव को उस वक्त उस बच्चे की जरूरत नहीं थी और ना ही वो उस लड़की से रिश्ता तोड़ देना चाहता था। उसे लग रहा था कि ये उसकी जिम्मेदारी थी और वो उस लड़की का ध्यान रखे जिसने अपना सब कुछ उसे दे दिया था। इसलिए वो उस लड़की के साथ ही रहने लगा। राजीव जब कुछ ही महीने तक उसके साथ में रहा तो उसे उस लड़की से प्यार हो गया। वो सच में उससे बहुत प्यार करने लगा था। जैसे ही उस लड़की ने अपने बच्चे को जन्म दिया तो इस बात की खबर अग्रवाल परिवार को भी लग गई। ऐसे में शिवराज ने राजीव को लाने के लिए फौरन किसी न किसी को भेज दिया। वो राजीव को वहां से ले आना चाहते थे और बदले में उस लड़की को मुआवजे के तौर पर फौरी 1 करोड़ रुपए दे देना चाहते थे। लेकिन जब से उस लड़की ने कुमारी को जन्म दिया तब से वो राजीव को भूली नहीं थी। उसे समझ में भी नहीं आ रहा था कि राजीव ऐसे अचानक उसे छोड़कर क्यों चला गया। जब कुमारी सिर्फ 4 साल के आसपास की थी तब उसकी माँ उसे लेकर भारत आई। राजीव ने उससे पहले ही बता रखा था कि वो अग्रवाल परिवार का लड़का था और तब अग्रवाल परिवार इतना बड़ा नहीं हुआ करता था। जैसे ही वो लड़की यहाँ आई तो उसे देखकर बहुत से लोगों ने उसे बेवकूफ बनाकर उससे पैसे ठगे। लेकिन आखिर में वो राजीव के घर आ गई। जब उसने वहां पर आकर राजीव के बारे में बताया तो उसके घर वालों ने कहा कि यहाँ कोई राजीव नाम का आदमी नहीं रहता। लेकिन उस लड़की को इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा था। वो समझ गई थी कि ये लोग उसे बेवकूफ बना रहे थे, इसलिए वो उनके दरवाजे के सामने जाकर बैठ गई और राजीव के आने का इंतजार करने लगी। लेकिन कोई आया नहीं, वो बस बैठी हुई थी। फिर थोड़ी देर बाद एक आदमी आया और उसने उन्हें अपने साथ में अपने घर में रख लिया। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि दशरथ था। लकी के परिवार का उस जगह पर एक बंगला भी था। अब भले ही वो लड़की कहने को दशरथ के घर में रहने लगी थी, लेकिन फिर भी वो वहां सिर्फ अपनी बेटी के साथ सोने के लिए जाती। इसके अलावा वो सारे दिन दरवाजे के पास खड़ी रहती और उस आदमी का इंतजार करती रहती जिस आदमी से वो मिलने के लिए आई थी। 10 दिन जब उसे उस आदमी के आने की कोई खबर नहीं लगी तो वो परेशान हो गई। पहले ही उसकी बच्ची भी परेशान हो रही थी और अब उसका सब्र जवाब देने लगा। ऐसे में वो लकी का घर छोड़कर कुमारी को अपने साथ लेकर वहां से निकल गई। जब वो यहां से गई तब उसका सारा पैसा खत्म हो गया था। उसके बाद उसके पास ना पैसा था और ना ठीक से खाने के लिए कुछ चीजें। वो बीमार होने लगी। धीरे धीरे उसकी बीमारी ने बड़ा रूप लेना शुरू कर दिया और लगभग साल के अंदर ही उसकी मौत हो गई। उसके बाद से कुमारी अनाथ हो गई थी और इधर से उधर सड़कों पर भटकती रहती। बाद में उसे रानी ने अपने साथ ले लिया और तब से वो रानी की दासी का काम कर रही थी। जैसे ही राजीव ने कुमारी को पहचाना तो कुमारी की आंखों में आंसू आने लगे, लेकिन वो अपने पिता की तरफ नहीं देख रही थी। जब शिवराज को और बाकी लोगों को पता चला कि ये लड़की तो उसकी पोती थी तो सब लोगों के मुंह फिर से खुले के खुले रह गए। उन्होंने आज से पहले शिवराज की पार्टी में ऐसा कुछ होते हुए नहीं देखा था। राजीव खुद भी अपनी बेटी को अपनी आंखों के सामने देखकर हड़बड़ा गया। वो अक्सर उन्हें याद तो करता रहता, लेकिन उसे इस तरह से वो मिल जाएगी इस बात का उसे जरा भी अंदाजा नहीं था। शिवराज भी उनके बारे में सोचता था। अब बात चाहे जो भी हो, लेकिन वो दोनों भी अग्रवाल परिवार का खून ही थे। ऐसे में उन्हें पराये देश में कैसे रहने दे सकते थे। ठीक इसी वक्त कुमारी की आंखों को देखकर अब शिवराज को गुस्सा नहीं आ रहा था, बल्कि उसे अपने ऊपर शर्म आ रही थी और वो कुमारी से माफी मांगना चाहता था। उसने अब कुमारी की आंखें को और उसकी चेहरे को देखने लगा और वो समझ गया कि इतने सालों में इस लड़की के ऊपर क्या क्या बीता होगा। तुम इधर आओ तुम। शिवराज ने कुमारी की तरफ देखा और कहा। वो अपनी पोती को और करीब से देखना चाहता था। नहीं आऊंगी मैं। नफरत करती हूं मैं आपसे। आपकी वजह से मेरी मां की मौत हुई है। कुमारी ने उसके ऊपर गुस्सा निकालते हुए कहा। अब उसे समझ में आया था कि उस सब खेल के पीछे और कोई नहीं बल्कि शिवराज का हाथ था। अगर वो ऐसा नहीं करता तो शायद उसकी मां आज जिंदा होती। उनकी मौत इस तरह नहीं हुई होती। कुमारी की आंखें गुस्से के मारे लाल हो गई
और उसने कहा, अगर आपको लकी को मारना है ना तो उससे पहले आपको मेरी जान लेनी पड़ेगी। इधर जैसे ही राजीव ने कुमारी को पहचान लिया तो उनके बीच में जो बातें हो रही थी उन्हें सुनकर लकी भी एक बार के लिए हैरान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब चल क्या रहा था। उसे अपने चाचा के इस सच के बारे में तो कुछ पता ही नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने ये सब सुना तो वो समझ गया कि कुमारी उसकी बहन थी। अब उसे याद आ रहा था कि जब वो बहुत ही छोटे थे तो एक बार कुछ दिनों के लिए उसके घर में एक औरत और एक छोटी बच्ची आई थी। उसे तब उतना याद तो नहीं कि वो दोनों कौन थे, और वो बड़ा हुआ तो उसने अपनी मम्मी पापा से पूछा भी, लेकिन तब उन्होंने उसे कुछ भी नहीं बताया। उसे याद है कि उसकी उस औरत और उस लड़की से उस दौरान सिर्फ एक बार बात हुई थी। वो बाहर खेलकर जब अंदर आया तो उसने देखा कि उस गंदी सी दिखने वाली लड़की ने उसका प्लेन तोड़ दिया। लकी को गुस्सा तो आया और वो उसके ऊपर चिल्लाने भी लगा था। वो लड़की भी उसके ऊपर चिल्ला रही थी। बाद में दोनों ने झगड़ा किया और लकी ने उससे बहुत पीटा। उसके बाद उन दोनों का कमरा अलग हो गया। आज लकी को पता चला कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि कुमारी थी। अब आगे क्या होने वाला था? क्या शिवराज कुमारी को अपनाता? क्या लकी की सजा कम हो पाती? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टामिलियनियर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लकी जब बेंच पर जाकर लेटा तो इतने में राजीव उसे बचाने के लिए आ गया। उस वक्त लकी और बाकी लोगों को इस बात का पता चला कि कुमारी राजीव की वो बेटी थी जिसकी मां की मौत बीमारी की वजह से बरना में हो गई। जैसे ही लकी को ये सब याद आया तो उसे अचानक से वो दिन याद आ गए जिस दिन उसकी और कुमारी की उसके घर में लड़ाई हुई थी। लकी को अंदाजा ही नहीं था कि वो उसकी बहन थी। लकी फिर उसे कुमारी की वो बात भी याद करने लगा जो उसने उससे हेलीकॉप्टर में कही थी। उसकी बातों से तो लकी ने यही मतलब निकाला कि कुमारी उससे प्यार करने लगी थी। ऐसे में उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। उसने कुमारी की आंखों में देखा और उसकी आंखों से होता हुआ उसके दिल के पास चला गया। वो इस वक्त काफी शांत महसूस कर रही थी। अब शायद वो समझ गई थी कि शायद जिस लड़के को वो देख रही थी वो उसका भाई था। इधर शिवराज की झिझक बढ़ती ही जा रही थी। उसे कुमारी के ऊपर सच में बहुत दया आ रही थी और वो उससे माफी मांगना चाहता था, लेकिन उसे लकी को सजा देना काफी जरूरी था। अब हर कोई उसके इस निर्णय का इंतजार कर रहा था। शिवराज ने एक पल के लिए सोचा और कहा, मैंने जो फैसला कर लिया है अब उसे और कोई नहीं बदल सकता। अगर तुम्हें अपना काम पसंद नहीं विष्णु तो मुझे बता दो, मैं किसी और को तुम्हारी जगह पर काम पर लगा दूंगा। इसके अलावा लकी, अगर तुम मेरी बात नहीं सुनना चाहते हो तो तुम अग्रवाल परिवार से बाहर जा सकते हो। ऐसे में मैं तुम्हारी और तुम्हारे माँ बाप की सजा माफ कर दूंगा। अब फैसला तुम्हारे हाथों में है। जैसे ही लकी और उसके परिवार ने उसके दादाजी की ये नई बात सुनी तो वो हैरान हो गए। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। ना सिर्फ उनके बल्कि सभी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी और सभी लोग उस बात को सुनने के बाद में शोर मचा रहे थे। लेकिन ये बात लकी की सजा से भी ज्यादा खतरनाक रूप ले चुकी थी। अगर वो इस वक्त परिवार छोड़कर चला जाता तो उसके लिए उससे भी बड़ी सजा हो जाने वाली थी जो उसे अभी मिल रही थी। अगर लकी इस बार चला जाता तो फिर वो कभी अपने परिवार में लौटकर वापस नहीं आ सकता था। अब अग्रवाल परिवार का लकी से कोई लेना देना नहीं रह जाता और ना ही लकी का अग्रवाल परिवार से। इसके अलावा उसे परिवार का मुखिया बनाने की जो बात आगे चल रही थी वो भी पूरी तरीके से खत्म हो जाती और उसे वो मौका कभी हाथ ही नहीं लग पाता। जैसे ही प्रफुल्ल ने अपने दादाजी के मुंह से ये बात सुनी तो वो काफी खुश हो गया। उसका दिल जैसे अंदर से बाहर आने को हो गया था। वो अपने दिल में जोर जोर से चिल्लाए जा रहा था, छोड़ दे, छोड़ दे। लेकिन जब बाकी लोगों ने ये बात सुनी तो वो अपने दिल में ऐसा नहीं सोच रहे थे। उनमें से ज्यादातर लोग ये नहीं चाहते थे कि लकी अपने परिवार से अलग हो जाए, लेकिन ये उनके हाथ में भी नहीं था कि लकी उनके परिवार में रहने वाला था या नहीं। इसका फैसला लकी को लेना था और अब सबकी आंखें उसके ऊपर टिकी थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि लकी परिवार छोड़ने के बजाय मार खाना पसंद करता, क्योंकि इस तरह से वो परिवार का मुखिया होने की अपनी पोजीशन को बचा सकता था। अगर आदमी एक बार अग्रवाल परिवार का मुखिया हो जाता तो वो अपने आप में किसी बड़े नेता के बराबर हो जाने वाला था। कुछ लोगों को इस वक्त लकी से बड़ा बेवकूफ कोई नजर नहीं आ रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि सिर्फ गांव की एक लड़की की वजह से वो शिवराज जैसे आदमी से पंगा ले रहा था। अगर उन्हें
कभी ऐसा मौका मिलता तो वो कभी ऐसा फैसला नहीं लेते। वो लड़की को छोड़ परिवार को चुनते। सब लोगों की आंखें बिना झपकते ही बस लकी को देखे जा रही थी। वो भी अपने मन में सोच रहा था कि उसे अब आगे क्या करना चाहिए। फिर वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसे देखने के लिए लोगों के चेहरे भी ऊपर हो गए। सब लोगों के दिल में ये उत्सुकता थी कि आखिर लकी क्या करने वाला था। लकी अपनी जगह से उठा और 2 कदम आगे आने लगा और उसके बाद वो नीचे घुटने पर बैठ गया। उसने अपने परिवार और रिश्तेदारों के सामने 3 बार ढोंग किया। उसके बाद वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और अपनी मम्मी पापा के पास चला गया। आखिर में वो अपने दादाजी के पास आया। उसने दादाजी के पैरों में भी 3 बार ढोक किया। उसके बाद लकी अपनी जगह पर खड़ा हुआ। उसके माथे पर हल्का सा लाल निशान हो गया था। उसने अपने दादाजी को देखा और कहा, दादाजी, मैं लकी उर्फ लक्ष्मण अग्रवाल, अग्रवाल खानदान का सबसे बड़ा बेटा, आज आपसे ये कहना चाहता हूं कि मैं अग्रवाल परिवार को छोड़ रहा हूं। मैं आज के बाद इस परिवार का हिस्सा नहीं रहूंगा। ना परिवार का मुझसे कोई लेना देना होगा, ना ही मेरा परिवार से कोई लेना देना। लकी ने इतना कहा। अब उसके पास में सिर्फ एक ही रास्ता रह गया था और लकी उससे ऊपर चलने का अपना मन बना चुका था। लकी की आवाज कोई तेज नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने बहुत से लोगों के दिलों को अंदर तक हिला दिया था। लकी उस परिवार की तीसरी पीढ़ी था और शिवराज जी सब बच्चों में लकी का सबसे ज्यादा सम्मान करते। ऐसे में लकी उनका परिवार छोड़ रहा था। ये अपने आप में कितने बड़े दुख की बात थी। लेकिन ये बात सुनकर कमाल और प्रफुल्ल दोनों बहुत खुश हो गए। कुमारी लकी को देख रही थी और वो जानती थी कि लकी का दिल उस वक्त कड़वाहट से भरा हुआ था, लेकिन अब उससे और कुछ सूझ भी नहीं रहा था। उसके पास और कोई चारा नहीं रह गया। छोड़ना चाहते हो? ठीक है, फिर छोड़ दो। शिवराज ने लकी की आंखों में मुस्कुराते हुए देखा और कहा। उसके बाद धीरे से उनकी आंखें भी नम हो गई। उसमें आंसू साफ दिखाई दे रहे थे। उनके माथे की चमड़ी थरथरा रही थी और वो सच में एक बूढ़े बेचारे की तरह नजर आ रहे थे। अब अगर तुमने सच में घर छोड़ ही दिया है तो तुम मेरे घर में भी मत खड़े रहो। जाओ, अपना सामान उठाओ और यहां से निकलो। तुम्हारे मरने के बाद भी कोई मेरे घर से तुम्हें कंधा देने के लिए नहीं जाएगा। निकल जाओ यहां से, निकलो। शिवराज जी को लकी के इस फैसले से सच में बहुत दुख हुआ था। आज अग्रवाल परिवार की आंखों के सामने सबसे पहली बार इस तरह की कोई घटना हुई थी। वहां पर खड़े हर आदमी की आंखें गीली हो गई। चलता हूं दादाजी, लकी ने कहा और अपने दादाजी के पैर छूने लगा। उन्होंने अपने पैर पीछे खींच लिए। लकी के मन में लेकिन इस चीज का कोई गुस्सा नहीं था, ना कोई मलाल। वो फिर अपनी मम्मी पापा के पास आया और उनसे कुछ बात करने लगा। इसके बाद वो अपने दोस्तों और बाकी रिश्तेदारों से बात करते हुए वहां से बाहर आ गया। कुमारी उसके साथ बाहर तक आना चाहती थी, लेकिन उसे विशंभर ने रोक रखा था और इस वजह से वो जा नहीं पाई। क्या नाम है तुम्हारा? इतने में राजीव ने कुमारी के पास आते हुए पूछा। कुमारी। कुमारी ने उदासी भरी आवाज में जवाब दिया। कुमारी, इधर आओ, जरा मैं भी तो देखूं अपनी बेटी को। राजीव को इस वक्त अपने परिवार के नियमों की कोई परवाह नहीं थी। वो उससे मिलना चाहता था जिससे जन्म के बाद वो मिल नहीं पाया था। उसने कभी अपनी बेटी को नहीं देखा। आप हट जाओ यहां से, इतने में कुमारी ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। वो राजीव की आंखों में नहीं देख रही थी। भले ही जब वो छोटी थी तब उसकी मां ने उसे उसके पिता का नाम बताया था। उसने ये भी बताया था कि उसका नाम राजीव था, लेकिन वो अपने पिता से बहुत नफरत करती थी, नाराज थी और इसी वजह से उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहती थी। उसकी मां की जो हालत हुई थी वो उसके पिता की वजह से हुई थी। मां तुम्हें याद करते करते मर गई। आखिरी तक भी यही बोलती जा रही थी कि एक बार मिल लेती राजीव से। अगर तुम मां के साथ ऐसा नहीं करते ना तो वो भी इतनी जल्दी जाने वाली नहीं थी। क्यों मारा तुमने मेरी मां को? तुम 1 नंबर के धोखेबाज आदमी हो। मेरे पास भी मत आना तुम। क्या? वो मैं। इससे पहले कि राजीव अपनी बात पूरी कर पाता, वो भी खुद गश्त खाकर नीचे जमीन पर गिर गया। वो अपने घुटनों पर आ गया था और अब उसके शरीर में कोई जान नहीं बाकी रह गई। उसने आंसू भरी आवाज में कहा, मुझे माफ कर देना बेटा। मेरी वजह से मेरी बेटी और मेरी बीवी इतना कुछ झेल रही थी। ये सब मेरी गलती है। लेकिन कुमारी, तुम्हारा असली गुनहगार मैं नहीं हूं, बल्कि ये आदमी है। ये आदमी। राजीव ने कहा और फिर शिवराज की ओर उंगली उठा दी। उसके बाद में वो चिल्लाते हुए बोला, उस वक्त मैं कुछ नहीं कर सकता था। इस आदमी ने मुझे बंद करके रखा था, लेकिन अब मैं कर सकता हूं। मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। प्लीज मुझे माफ कर दो बेटा।
एक मौका दे दो, तुम्हारा पिता हूं मैं। हट जाओ, तुम सब बड़े लोग ऐसे ही होते हो, कुमारी ने राजीव के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहा और फिर राजीव की तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में अपने आप ही आंसू आ गए। वो देख पा रही थी कि राजीव की आंखों में उसके लिए बहुत प्यार था और कुमारी उससे अपने आप को छिपा नहीं पा रही थी। उसने अगले ही पल अपने आप को ढीला छोड़ दिया और राजीव की बाहों में जाकर जोर से चिल्लाते हुए बोली, पापा, आपने ऐसा क्यों किया हमारे साथ, क्यों किया? आपको पता भी है हमने वहां पर एक एक दिन कैसे गुजारा था, याद है आपको? कुमारी को आज भी याद है, जब वो दूसरे बच्चों को अपने पिता के साथ देखती तो उसे अपने पिता की बहुत याद आती। वो इस सवाल का जवाब अपने माँ से मांगने की कोशिश करती, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। आज चाहकर उसे उसका जवाब मिला। ऐसे में जब बेटी और पिता का मिलन हो रहा था तो शिवराज भी इस मिलन के बीच में नहीं आ रहा था और वो बोले, कुमारी बेटा, ये बहुत अच्छा हुआ कि तुम अपने पिता के साथ आ गई। तुम्हारे पिता को तुम्हारे लिए पिछले 20 सालों में जो कुछ करना था वो अब करेंगे, जरूर करेंगे। उसके बाद शिवराज ने पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए कह दिया, लेकिन वहां पर किसी को भी अब अच्छा नहीं लग रहा था। केक काटने के बाद शिवराज खुद भी अपने कमरे में आराम करने के लिए आ गया। इधर प्रफुल्ल का परिवार लकी के चले जाने की वजह से काफी खुश था। कमल ने तो अपना गिलास प्रफुल्ल के सामने उठाया और बोला, मान गया बेटा, तुम्हें मान गया। प्रफुल्ल भी अपने पिता को देखकर मुस्कुरा रहा था। ना तो उसने अपने पिता के साथ में गिलास लड़ाया था और ना ही उसकी बात का कोई जवाब दिया। उसके हिसाब से उसका बाप उसके किसी काम का नहीं था। यह लड़ाई उसकी खुद की ही जीती हुई थी और उसका बाप सिर्फ यहाँ जश्न मनाने के लिए आ गया था। उसके लिए उसके पिता का वही हाल था जैसे उसके लिए अब शांतनु का रह गया। अब उनसे बात तक करने को वो राजी नहीं था। ठीक इसी वक्त कमल की आंखों में प्रफुल्ल की इस हरकत की वजह से गुस्सा नजर आने लगा, लेकिन उन्होंने अपने गुस्से को दबाया और फिर मुस्कुराते हुए चुपचाप शराब पी ली। कमल, चलो ना भैया भाभी से मिलकर आते हैं, देखे तो सही उनके हाल क्या है, निर्मला ने कमल की तरफ देखते हुए कहा। निर्मला हमेशा अपना मुकाबला अभिलाषा से किया करती, लेकिन अब वो बात नहीं रह गई थी। मामला पूरी तरीके से बदल गया था। अभिलाषा के बेटे को घर से बाहर निकाल दिया गया था और अब अभिलाषा के पास में निर्मला से लड़ने का कोई तरीका नहीं रह गया। इधर कमल और निर्मला अपने हाथ में शराब का ग्लास लेकर दोनों की टेबल के पास आ गए। निर्मला ने मुस्कुराते हुए कहा, आज का दिन अच्छा है, हमें खाना साथ में बैठकर खाना चाहिए, क्यों? ये क्या तुम कैसी बात कर रही हो? अभिलाषा के मन में ये बात सुनकर आग लग गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि निर्मला इस तरह की बात कैसे कर सकती थी। उसके बेटे ने अपना घर और अपना सब कुछ छोड़ दिया और इधर वो कह रही थी कि आज का दिन अच्छा था। उसे ऐसा लग रहा था कि निर्मला का दिमाग खराब हो गया था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या सच में लकी उनके घर से बाहर हो जाता या फिर अभी भी कोई उम्मीद बाकी थी? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलीनियर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लकी ने आखिर में अपना फैसला ले लिया था। वो राधिका को छोड़कर नहीं जा सकता था, इसलिए उसने अपना परिवार ही छोड़ दिया। उस बात पर उसके दादाजी को काफी गुस्सा आ रहा था और उन्होंने चिल्लाते हुए लकी को वहां से बाहर कर दिया। इधर राजीव भी कुमारी से मिलने के लिए बेचैन हुआ जा रहा था। पहले तो कुमारी उसकी तरफ देखना भी नहीं चाह रही थी, लेकिन बाद में उससे वो गले आकर लग गई। इधर निर्मला को इस बात की काफी खुशी हो रही थी कि उसके बेटे की जीत हुई थी। इस जीत की खुशी मनाने के लिए वो अभिलाषा के पास चली गई, लेकिन उसकी बात सुनकर ही अभिलाषा को भयंकर गुस्सा आ गया। उसे कहीं से भी यह खुशी का दिन नजर नहीं आ रहा था। अरे भाभी, आप कैसी बातें कर रही हैं? आज पापा का बर्थडे है, इसलिए तो मैंने कहा कि आज का दिन अच्छा है। मैंने गलत क्या कहा? निर्मला ने कहा। वो अभिलाषा के घाव को इतना आसानी से छोड़ने देने वाली नहीं थी। वो अपनी जुबान पर ढेर सारा नमक लेकर आई थी और इस नमक को वो अभिलाषा के घाव पर मल देना चाहती थी। अभिलाषा गुस्से में निर्मला को देख रही थी। उसकी आंखें पूरी तरीके से लाल हो गई। इतने में दशरथ ने उसका हाथ पकड़ लिया और धीरे से उसके कान में कहा, यह मौका ठीक नहीं है, तुम्हें इस तरह से गुस्सा नहीं दिखाना चाहिए। अगर अभी हमने कुछ भी किया तो उसका पता पापा को चला तो हम दोनों के अलावा लकी की भी दिक्कत बढ़ सकती है, समझो। दशरथ की बात सही थी और इसी वजह से अभिलाषा ने अपने आप को रोक रखा था। इधर निर्मला अपने आप को लेकिन रोक नहीं पा रही थी। वो अभी भी मुस्कुरा रही थी और उसने अपना ग्लास ऊपर की तरफ उठाया और मुस्कुराते हुए बोली, मुझे तो लगता है कि लकी मुझे बहुत पसंद है।
उसका और प्रफुल्ल का कंपटीशन था ना, तो प्रफुल्ल को उसकी वजह से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि लकी के साथ में इस तरह की दिक्कतें चल रही थी। अगर मुझे पता चला होता ना तो मैं उसे जरूर समझाती। लेकिन चलो अब कोई बात नहीं, मेरे बेटे को ही परिवार को आगे संभालना है। जैसे ही निर्मला ने इतना भर कहा कि वो फिर से अभिलाषा का चेहरा देखने लगी। उसका चेहरा ठंडा और नीला सा पड़ गया था। इधर निर्मला को ऐसा लग रहा था कि आज तो वो 7वें आसमान पर थी। बड़े भाई, लकी को आपने इतना भी नहीं बताया कि सेंसिटिव कैसे हुआ जाता है। आपने उसे कभी बड़े सच के बारे में नहीं बताया। आपने उसे उसकी जिम्मेदारियों के बारे में नहीं बताया। बड़े भाई, आज लकी के साथ जो कुछ हुआ ना, उसमें उसने जो कुछ भी किया ना, मुझे तो उसमें कोई गलती उसकी नजर नहीं आती। पेरेंट्स होने के नाते बच्चों की जिम्मेदारी तो हमें लेनी पड़ेगी ना। आपको उसे बचपन में ये बात सिखानी चाहिए थी कि लड़की से ज्यादा आदमी का करियर जरूरी होता है। वो आदमी है और उसे करियर पर ध्यान देना चाहिए, कमल ने कहा और फिर होठों के अंदर हंसने लगा। ये बात याद दिलाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कमल। लेकिन क्या तुम्हें पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है? अगर प्रफुल्ल उस जगह होता तो क्या करते? खैर, प्रफुल्ल इस जगह पर तो हो ही नहीं सकता था, वो तो समझदार है। लकी तो दशरथ कहते कहते रुक गया। वो बस मुस्कुरा रहा था। वो किसी भी हाल में कमल के सामने गुस्सा करते हुए अपने आप को कमजोर नहीं दिखाना चाहता था, इसलिए वो उसे चुपचाप देखे जा रहा था। लेकिन उसके दिल पर इस वक्त क्या बीत रही थी, ये उसके अलावा और कोई समझ नहीं सकता था। कमल फिर से मुस्कुराने लगा और फिर उसने दशरथ और अभिलाषा की तरफ देखा। उसने फिर उनकी तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए बोला, चलो, मुझे तो लगता है कि आप दोनों को और एक बेटे की कोशिश करनी चाहिए। अभी भी उम्र है आप लोगों के हाथ में, हो सकता है कि बात बन जाए। नहीं? इतना भर कहकर कमल निर्मला की तरफ देखने लगा और वो दोनों वहां से निकल गए। उन्हें जो करना था वो पेट भर के वो कर चुके थे। इधर ढेर सारे लोगों ने निर्मला और कमल को घेर लिया। पहले लकी के होने की वजह से उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो दोनों में से किसके माँ बाप के पास पहले जाएं और ज्यादा बात करें। लेकिन अब लकी के मैदान छोड़ जाने के बाद सब कुछ एकदम साफ हो गया था। आने वाला मुखिया प्रफुल्ल था और इसलिए सब उसके माँ बाप को घेर कर खड़े हो गए। वो उन्हें खुश करने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते थे। लोगों ने उन्हें चढ़ाना शुरू कर दिया। निर्मला भाभी, क्या बात है, आपकी साड़ी तो काफी खूबसूरत लग रही है। हाँ भैया, और आपका सूट भी बड़ा शानदार है भाई। कहां से बनवाया आपने ये? और भाभी, आपने ये ज्वेलरी कहां से ली? वैसे मैं अभी जब साउथ अफ्रीका गया था ना, तो मैं आपके लिए वहां से ना खास डायमंड लेकर आया था। सॉरी, मैं आज लाना भूल गया, लेकिन अगली बार जब मैं वापस आपसे मिलूंगा ना, उन्हें लेकर जरूर आऊंगा। वैसे अब तो डायमंड प्रफुल्ल ही पहनेगा। सच में उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है, लेकिन उसके साथ भी कंधे उसके बहुत मजबूत है। मुझे तो उस बच्चे पर शुरू से ही कोई शक नहीं था और ना ही कभी रहेगा। वो जैसा हमारे परिवार को आगे बढ़ाएगा और कोई बढ़ा ही नहीं सकता। अब थोड़ी ही देर बाद में परिवार के नियमों के हिसाब से वो पार्टी खत्म हो जाने वाली थी। इतने में अभिलाषा ने तुरंत लकी के फोन पर फोन मिला दिया। एयरपोर्ट पर वो खड़ा था और वहां से जयपुर के लिए प्लेन लेने वाला था। ऐसे में अभिलाषा उससे मिलना चाहती थी। रुस्तम, निशांत और काशीनाथ जी उनके पास बैठे हुए थे। लकी इधर एयरपोर्ट पर पिछले 2 घंटे से इंतजार कर रहा था। अब क्योंकि वो परिवार का हिस्सा नहीं था, इसलिए उसे यहाँ से आज रात ही बाहर निकल जाना जरूरी था। वो चारों लड़कियां भी लकी के साथ में थी, इसलिए उसे इतना अकेला महसूस नहीं हो रहा था जितना वो डिसीजन लेते वक्त कर रहा था। लकी! इतने में अभिलाष और उसके साथ में बाकी लोग भी लकी से मिलने के लिए आ गए। जैसे उसने लकी को देखा तो वो तुरंत उससे गले लग गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तुम पागल हो गए हो क्या? जाने से पहले अपनी मां से मिलना जरूरी नहीं समझा तुमने? और तुम्हें क्या जरूरत थी इस तरह का डिसीजन लेने की, बताओ? अभिलाषा ने लकी को फटकारना शुरू कर दिया। अगर वो थोड़ा सा दिमाग से काम लेता तो आज इसके सामने ऐसी नौबत कभी नहीं आती। अभिलाषा, वो अब जाने वाला है, कम से कम अब तो उसे मत डांटो। दशरथ ने फिर से अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा। अभिलाषा ने उसकी बात सुनी और लकी के लिए तुरंत अपने शब्दों को बदल लिया। वो लकी की तरफ देख रही थी और उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। फिर उसने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैंने जो कहा उसे भूल जाना, या ये मत समझना कि मैं नाराज हूं। तुम बहुत अच्छे इंसान हो, मेरे सबसे अच्छे बेटे हो तुम, और तुमने जो कुछ किया, जो डिसीजन लिया, मैं तुम्हारे साथ हूं उसमें। मुझे तुम्हारे ऊपर गर्व है लकी। उसकी मां ने कहा और उसका माथा चूम लिया। मैं जानता हूं मां, सच क्या है, मैं अच्छा बेटा नहीं हूं, इसलिए आप मुझसे ऐसा कह रही हो कि मैं अच्छा हूं ना? लकी ने अपनी मां को हंसाने की कोशिश करते हुए कहा। भले ही सब लोग उसकी बात पर हंस
ना पाए हों, पर फिर भी अब माहौल थोड़ा सा तो शांत हो गया था। भाई, चाहे तुम इस परिवार का हिस्सा हो या ना हो, तुम मेरे बड़े भाई थे, हो और हमेशा रहोगे, निशांत ने लकी से गले मिलते हुए कहा। वो लकी के बिना अपनी कल्पना भी नहीं कर सकता था। हाँ मेरे बड़े भाई, मैं हमेशा तेरे साथ खड़ा हूं, तेरी बदमाशियों को छोड़कर, लकी ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा। उसे अंदर से इस बात की काफी खुशी हो रही थी कि उसे निशांत जैसा छोटा भाई मिला था। अब मैं तो रहूंगा नहीं, तो तुम आगे से मेरी मम्मी और पापा का ध्यान रखना, लकी ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे नहीं भाई, मेरे पास अपने एक जोड़ी मम्मी पापा हैं, मुझसे उनका ध्यान नहीं रखा जाता, मैं आपके मम्मी पापा का कहां से ध्यान रखूंगा। उसके लिए तो आपको ही फिर से परिवार में आना पड़ेगा और इन दोनों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हाँ आप कहो तो मैं थोड़े दिन या थोड़े महीनों तक मामला देख सकता हूं, लेकिन उसके बाद नहीं हूं, निशांत ने मजाक करते हुए कहा। लेकिन वो सच में लकी के वापस आने का इंतजार करता रहता। वो सच में चाहता था कि लकी वापस आए। जैसे ही निशांत ने अपनी बात खत्म की तो फिर से माहौल ठंडा हो गया। हर कोई इस बात को अच्छी तरीके से जानता था कि अग्रवाल परिवार के इतिहास में जब भी किसी को बाहर निकाला गया तो फिर वो आदमी वापस नहीं आया। लकी के साथ भी वही हो रहा था जो बाकी लोगों के साथ हुआ। रुस्तम जी, काशीनाथ जी, आप भी मुझसे मिलने के लिए आए हैं, मुझे माफ कर देना, मैंने आपको परेशान किया, लकी ने उस शांति को खत्म करने के लिए कहा और फिर उन दोनों की दिशा में देखने लगा। प्रफुल्ल और लकी के बीच जो होड़ चल रही थी, उस होड़ में उन्होंने शुरुआत से ही लकी को चुना था। वो उस आदमी को अच्छी तरीके से जानते थे और उन्हें पता था कि लकी और प्रफुल्ल में तो कोई कंपटीशन था ही नहीं। लेकिन अब जब लकी यहां से जा ही रहा था तो रुस्तम को यह भी मालूम था कि प्रफुल्ल उसे और उसके साथियों का जीना हराम कर देने वाला था। रुस्तम और काशीनाथ जी ने तुरंत अपना सिरनाम में हिला दिया। वो सच में लकी को काफी पसंद करते थे और सच में उससे मिलना चाहते थे। चलो ये तो अच्छा है कि सब लोग यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन वो कुमारी लक्ष्मण जी से मिलने के लिए क्यों नहीं आई? ये तो बहुत गलत बात है। कुमारी जी तो उसे अपना दोस्त कहती थी, इन्होंने कितनी बार उसकी जान बचाई थी और वो थी कि आखिरी बार उनसे मिलने तक नहीं आई, रीना ने बड़बड़ाते हुए कहा। लेकिन इस चीज से उन चारों को किसी तरह का कोई पछतावा या दुख नहीं हो रहा था। उनके हिसाब से तो लकी का उसके परिवार से अलग होना ही ठीक था। लकी अपने आप में इससे बड़ा परिवार खड़ा कर सकता था। कुमारी को राजीव चचा ने अपने पास रोक लिया था, इसलिए वो नहीं आ पाई होगी, और कोई बात नहीं है। वरना ऐसा नहीं था कि वो लकी से मिलने के लिए नहीं आती, लेकिन वो अपने पिता से 20 सालों के बाद मिल रही थी। ऐसे में वो दोनों ही एक दूसरे से ढेर सारी बात करना चाहते थे। निशांत ने उन लड़कियों को समझाते हुए कहा। लकी ने भी हाँ में सिर हिलाया और फिर मुस्कुराने लगा। इसके बाद उसने सबको देखा और कहा, आप लोगों को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग मुझे छोड़ने के लिए आए, इसके लिए आप सभी लोगों को थैंक यू। मुझे लगता है कि अब मुझे जाना साथ में है ना, आपको ऐसे उदास होने की जरूरत नहीं है। हाँ, हम आपका पूरा ध्यान रखेंगे, हम कभी आपको परिवार की कमी महसूस नहीं होने देंगे लकी जी। चारों उसे मनाने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन लकी का मन मान नहीं रहा था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या लकी सच में अब अपने परिवार में वापस नहीं लौट सकता था? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम। जहां एक और निर्मला और कमल की सब पूछ परख कर रहे थे, वहीं अभिलाषा और दशरथ जल्द से जल्द इस पार्टी के खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही पार्टी खत्म हुई तो वो तुरंत लकी से मिलने के लिए चले गए। लकी सब लोगों से शायद आखिरी बार मिल रहा था। ऐसे में वो सबसे हंसी मजाक कर हेलीकॉप्टर में बैठ गया। लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर थोड़ी दूर गया तो लकी की आंखों से आंसू बहने लगे और वो अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। वो बस रोता जा रहा था। सब लड़कियां उन्हें समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो था कि सुनने का नाम नहीं ले रहा था। बाकी सब लड़कियों ने अब लकी को चुप करवाने के लिए उसकी पीठ पर हाथ रखा और धीरे से उसकी पीठ को सहलाने लगी। रीना ने लकी का हाथ अपने हाथ में ले लिया। मीना उसके पैरों में बैठ गई और शीना टीना लकी के आसपास बैठी हुई थी। लकी के पास अब जो भी था बस यही था। ये चारों ही लकी के पास में रह गई थी और इनके होने से लकी पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा तो ठीक महसूस जरूर कर रहा था। थैंक यू, तुम सब लोग मेरे साथ हो, मुझे इस बात की खुशी है, लकी ने धीरे से अपने आप को सीधा करते हुए कहा। फिर वो अपनी सीट में पीछे की तरफ सिर टिकाकर और आंख बंद करके बैठ गया। वो थक चुका था, बहुत थक गया था और ऐसे में उसे नींद आ रही थी। वो कुछ देर के लिए नींद में जाकर अपनी सारी चिंताओं से मुक्ति पाना चाहता था। इसलिए लकी ने अपनी आंखें बंद की और जल्दी ही उसे नींद भी आ गई।
लगभग आधी रात के आसपास लकी को काफी ठंड लगने लगी, क्योंकि उसे अब परिवार से बाहर कर दिया गया था। इसलिए उसे जहां पर लौटना था वहां उसे भेजने के लिए सबसे पुराना और सबसे बेकार का हेलीकॉप्टर दिया गया था। उसकी खिड़की में हल्की सी दरार थी और उसमें से तेज हवा अंदर आकर लकी के बदन को कपा रही थी। लक्ष्मण जी, आपको सर्दी लग रही है क्या? रीना ने तुरंत ही लकी की दिशा में देखते हुए कहा। वो उसे देखते ही समझ गई थी कि लकी को सर्दी लग रही थी। शीना, मीना, तीनों आओ, चलो साथ में लकी जी को गले से लगा लेते हैं। रीना ने बाकी लड़कियों की तरफ देखते हुए कहा। वो चारों लकी को घेर कर बैठ गईं। उनमें से रीना और शीना ने लकी को कसकर गले लगा लिया और अपने बदन की गर्मी से लकी को गर्म करने की कोशिश करने लगी। पहले हम दोनों लक्ष्मण जी को गले से लगा लेते हैं, उसके बाद जब हम दोनों थक जाएंगे तो तुम दोनों हम दोनों की जगह पर आ जाना। रीना ने बाकी दोनों लड़कियों की तरफ देखते हुए कहा। उनका सफर लंबा था और ऐसे में उन चारों का थोड़ा सा आराम करना भी जरूरी था। ऐसे में उन्होंने लकी को गर्म रखने के लिए ना सिर्फ उसे कसकर गले लगा लिया था, बल्कि उन्होंने अपने कपड़े उतार कर उसे कस लिया था ताकि लकी को ज्यादा गर्मी मिल सके। बाकी दो लड़कियां जो लकी को और उन दोनों लड़कियों को इस तरह से देख रही थी, उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो दोनों लकी से बहुत प्यार करती थी और वो सालों से लकी से मिली नहीं थी और सालों बाद लकी से मिल रही थी। अब उन दो बची हुई लड़कियों को उन दोनों लड़कियों से जलन होने लगी। वो देख पा रही थी कि उन्हें लकी को इस तरह से अपनी बाहों में लेने में मजा आ रहा था और साथ ही उनके दिल में उत्तेजना जाग रही थी। जब उन्होंने देखा कि वो दोनों लड़कियां आपस में हंस रही थी तो उन्हें ऐसा लगा कि वो रीना शीना के ऊपर हंस रही थी, लेकिन फिर उन्होंने उनकी हंसी पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और लकी की तरफ देखने लगी। उन्होंने देखा कि रीना और शीना ने अपनी आंखें बंद कर ली थीं और वो लकी के सख्त जिस्म को अपनी नाजुक हथेलियों में महसूस कर पा रही थी। अब उन दोनों के दिमाग में एक आइडिया आ गया। अगर वो दोनों लक्ष्मण जी के साथ में सिर्फ गले लगाने से आगे बढ़ जाती तो, लेकिन जैसे ही उनके दिमाग में ये आइडिया आया तो बाकी दोनों लड़कियों ने तुरंत उन्हें देखा और साफ मना कर दिया। वो दोनों सिर्फ लकी की दासी थी और इससे आगे बढ़ने का उन्हें क्या किसी को भी हक नहीं था। वो किसी भी हाल में उन्हें आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहती। काफी लंबे सफर के बाद में आखिरकार लकी का हेलीकॉप्टर जयपुर एयरपोर्ट पर आ चुका था। जैसे ही उसका हेलीकॉप्टर नीचे उतरा तो उसकी सीट थोड़ी सी हिल गई। लकी ने अपनी आंखें खोली तो उसे काफी गर्म सा महसूस होने लगा। जैसे ही उसने देखा तो पाया कि मीना टीना उसके आसपास लेटी हुई थीं। उन्होंने अपने कपड़े खोले हुए थे और सिर्फ थोड़ा सा अपने आप को ढका हुआ था। लकी ये देखकर अंदर तक खुश हो गया। उसने जितना सोचा भी नहीं था उससे कई गुना ज्यादा ये लड़कियां उसके साथ किए जा रही थी। लक्ष्मण जी, इतने में मीना और टीना की भी नींद खुल गई और साथ ही रीना और शीना भी जाग गई। उनका चेहरा लकी के चेहरे से बस थोड़ी सी ही दूरी पर था और उनके होंठ कभी भी लकी से मिल सकते थे। ऐसे में वो तुरंत खड़े हो गए। उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे। जब लकी ने मीना और टीना को इस तरह से देखा तो लकी को सच में काफी खुशी हो रही थी। उसने पहले से ही उन चारों लड़कियों को अपना परिवार मानना शुरू कर दिया था और अब उसका इस दुनिया में और कोई रिश्तेदार बाकी भी तो नहीं रह गया। रीना अब लकी के सबसे करीब थी। चलो नीचे भी तो उतरना है, चलो, लकी ने उन चारों की तरफ देखते हुए कहा और मुस्कुराने लगा। जी, उन चारों लड़कियों ने कहा। उन्होंने देखा कि लकी उन्हें डांट नहीं रहा था बल्कि उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था। ये देख चारों लड़कियां मारे खुशी के पागल हो गई। उन्हें भी लग रहा था कि अब लकी उन्हें ठीक से समझने लगा था। वो भी उसे देखकर मुस्कुराने लगी। इसके बाद लकी और चारों लड़कियां नीचे उतर आईं। सुबह के 7 बज गए। तापमान हल्का सा कम था। वो लोग कल रात से चल रहे थे और उन्होंने कुछ खाया भी नहीं था। लक्ष्मण जी, चलिए पहले कुछ खा लेते हैं, उसके बाद में हम अपने घर चलेंगे, रीना ने कहा। उसे लग रहा था कि लकी को भूख लगी होगी। नहीं, मुझे भूख नहीं लग रही, मैं इस वक्त सिर्फ राधिका से मिलना चाहता हूँ, लकी ने कहा। लेकिन फिर उसे अचानक से एहसास हुआ कि भले ही उसे भूख नहीं लगी लेकिन उसके साथ में ये जो लड़कियां थी शायद इन्हें भूख लग रही हो। वो तो ये बात एक बार के लिए भूल ही गया। इसलिए उसने तुरंत अपने शब्दों को वापस लिया और कहा, नहीं नहीं, चलो पहले कुछ खा लेते हैं, उसके बाद हम राधिका के पास जाएंगे। नहीं नहीं लक्ष्मण जी, अगर आपको राधिका जी से मिलने की इतनी ही जल्दी है तो हम आपको देर नहीं होने देंगे। आप आराम से उनसे मिलने के लिए जा सकते हैं और अगर आपको लगता है कि आपके साथ हम भी चल सकते हैं, रीना ने लकी को समझाते हुए कहा। वो लकी का प्लान खराब नहीं कर देना चाहती थी। वैसे भी उसे समझ में आ रहा था कि लकी राधिका के लिए कितना बेचैन हुआ जा रहा था। उसने फिर
मीना और टीना को अपनी तरफ से नाश्ता लाने के लिए भेज दिया और वो लोग राधिका के घर पर जाते जाते नाश्ता करने लगे। लकी ने 2 ऑटो लिए और सीधा शिरीन के घर की तरफ रवाना हो गया। इधर रास्ते में लकी ने राधिका को फोन मिला दिया था और वो उसे बता चुका था कि वो आने वाला है और जल्द से जल्द वो तैयार हो जाए। लेकिन इधर राधिका को अंदर ही अंदर घबराहट हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो लकी से मिलने वाली थी तो क्या करने वाली थी या उससे क्या कहने वाली थी। ठीक इसी वक्त विराज के पिता ने अपना आज का सारा काम खत्म कर दिया और फिर से अपने घर आ गया। अभी कुछ दिन पहले से वो मरने वाले लोगों के घर वालों को कम से कम 60 लाख रुपए का दान कर चुका था। लेकिन फिर भी अब उसे सरकार को इन सारी मौतों के पीछे का कारण समझाने में और भी ज्यादा वक्त लग रहा था। वो इनके पीछे का कारण अग्रवाल परिवार चाहकर भी नहीं बता सकते थे। इसलिए वो अपने बाकी के 20 परिवारों से बात करके पूरे मामले को निपटाने की कोशिश कर रहा था। सरकार को तो सिर्फ इतना ही मालूम था कि किसी ने जबरदस्ती विराज की शादी में घुसकर वहां पर हंगामा कर दिया। वहीं उस हंगामे के दौरान वहां पर गोलियां भी चली और उस गोलीबारी में 6 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद विराज परिवार उस समस्या को बहुत आराम से और शांति से निपटा रहा था। लेकिन आम लोगों को तो इस बारे में कुछ मालूम ही नहीं था। उन्होंने तो अपनी आंखों से देखा था कि विराज और शहनाज की शादी बिल्कुल ठीक चल रही थी, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी और उन्हें तो यह भी मालूम नहीं था कि वहां पर 6 लोगों की मौत हो चुकी थी। इधर जयपुर के 20 सबसे बड़े परिवारों ने अपने मुंह सील कर लिए थे। वो किसी भी हाल में इस खबर को अपने मुंह से बाहर नहीं जाने देने वाले थे, क्योंकि अगर उनमें से कोई भी ये कहता कि ये सारा काम अग्रवाल परिवार ने किया है तो सब लोग मारे जाते। इधर विराज का बाप अपने बंगले में दाखिल हो चुका था। इन दिनों वो काफी थका हुआ सा रहता था, लेकिन अब उसे इस बात की शांति थी कि सारा काम हो चुका था और उसे अपनी तरफ से और भी कुछ करने की जरूरत नहीं थी। उसे जितना हो सकता था उसने उतना कर दिया। वो बस घर आकर नहाना चाहता था और फिर से सो जाना चाहता था। पापा आप आ गए। मैंने आपको कितने फोन किए लेकिन आप मेरा फोन नहीं उठा रहे थे। क्यों नहीं उठा रहे आप मेरा फोन? जैसे ही विराज ने देखा कि उसके पापा वापस आ गए, इतने में वो तुरंत भागते हुए वापस अपने पापा के पास आ गया। विराज के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी और उसे वो उसकी उम्र से ज्यादा बूढ़ा दिखा रही थी। कल रात को मैं जयपुर के आला अधिकारियों के साथ खाना खा रहा था, इसलिए मेरा फोन साइलेंट पर था, विराज के पिता ने कहा। वो अभी तक तो शांत थे, लेकिन विराज को इस हाल में देखकर उनके दिमाग की बत्तियां फिर से चालू हो गई। ऐसा कैसे हो सकता था? उन्होंने सब कुछ तो ठीक कर दिया था, तो फिर अब उनके खुद के घर में क्या हो रहा था? क्या बात है? जैसे ही विराज के पिता ने उससे ये पूछा तो वो चुपचाप खड़ा रहा। उसका मन तो कर रहा था कि वो जल्दी से कह दे कि शहनाज को उन लोगों के राज के बारे में पता चल गया और वो वहां से भाग गई, लेकिन जैसे ही ये शब्द उसकी जुबान पर आए वैसे ही उसने उन्हें फिर से निगल लिया। किसी भी हाल में वो अपने पिता से ये तो नहीं कह सकता था। 3 दिन की शादी के बाद में वैसे भी विराज के पिता ने उसे समझाया था कि शहनाज को उसके ऊपर किसी तरह का शक नहीं होने देना चाहिए। कल भी जब शहनाज उसके कमरे में आई तो उसे वो वापस भेज सकता था, लेकिन उसने अपने पिता की बात नहीं सुनी और इस बीच ये सब हो गया कि अब उससे कहते भी नहीं बन रहा था। लेकिन वो तो अपने पिता के ना होने का फायदा उठाने के बारे में सोच रहा था और अगर वो अपने गार्ड को बोलकर उत्तेजना वाली दवा नहीं मंगवाता तो शायद वो अपने कमरे में जल्दी पहुंच सकता था और फिर ये जो कुछ हुआ उसे टाल भी सकता था। अरे बोलो ना, क्या बात है? जैसे ही विराज के पापा ने अपने बेटे की शक्ल देखी तो उनके अंदर की चिंता और ज्यादा बढ़ गई। वो तुरंत ही इस बात को समझ गए कि यह मामला शहनाज से जुड़ा हुआ था और उन्होंने खुद उससे धीमी आवाज में पूछा, क्या बात है? बात शहनाज से जुड़ी है क्या? तुमने क्या उसे टच करने की कोशिश की थी? पापा मुझे माफ कर देना, लेकिन वो शहनाज फिर से अपने घर चली गई है, विराज ने आखिर में कहा और उसका चेहरा और भी ज्यादा मुरझा गया। क्या? ये क्या कह रहे हो? शहनाज फिर से अपने घर चली गई है? दिमाग खराब है तुम्हारा? तुमने उसके साथ ऐसा क्या किया कि वो फिर से अपने घर चली गई है? विराज के पिता ने उसके ऊपर झल्लाते हुए पूछा। अब आगे क्या होने वाला था? किस मुंह से विराज अपने पिता को बताता कि उसने राधिका के साथ क्या किया था और क्या वो फिर से अपनी बहू को वापस ला पाते? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टामिलियनियर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लकी बाकी लड़कियों के साथ में बैठकर जयपुर आने के लिए रवाना हो गया, लेकिन खराब हेलीकॉप्टर और उसकी खराब खिड़की होने की वजह से लकी को ठंड लग रही थी। ऐसे में चारों लड़कियों ने उसे ढक लिया था।
ताकि उसे और ज्यादा सर्दी ना लगे। सुबह जब लकी जयपुर में उतरा तो उसने सबसे पहला फोन राधिका को किया था। वो उससे मिलने जाने वाला था, लेकिन राधिका उससे मिलने में घबरा रही थी। इधर विराज की भी हालत खराब हो गई थी। उसने अपने पिता को बता दिया कि राधिका उसका घर छोड़कर भाग गई थी। ऐसे में उसके पिताजी की भी हालत बहुत खराब होने लगी। उसके पिता को लग रहा था कि विराज ने ही शहनाज के साथ में कुछ गलत करने की कोशिश की होगी, शायद इसलिए वो भाग गई। लेकिन इस पर विराज ने कहा, नहीं पापा, मैंने तो उसे हाथ भी नहीं लगाया था। उसने वो डायरी देख ली, शायद इसी वजह से वो चली गई थी। विराज ने तुरंत आधी बात को छिपाते हुए कहा। उसने अपने पापा के गुस्से को ना सिर्फ बढ़ा दिया था, बल्कि अब उन्हें और ज्यादा डर सा भी लगने लगा था। उन्हें अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। ना जाने वो कहां चली गई थी। डायरी? कौन सी डायरी? देखो, मुझे साफ साफ बताओ ये सब हो क्या रहा है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। पहले ही मेरा दिमाग खराब हुआ पड़ा है और अब तुम मेरा और ज्यादा दिमाग खराब मत करो। विराज के पापा ने गुस्से में चिंघाड़ते हुए कहा। हाँ पापा, मैं बताता हूं, सब बताता हूं। विराज के पापा की दहाड़ को सुनकर विराज को ऐसा लग रहा था जैसे उसके कान पर भूकंप आ गया। उसका दिल अभी भी तेजी से धड़के जा रहा था। उसकी हालत तो अपने पिता से भी ज्यादा खराब हो जाती थी। इसलिए उसने घबराई हुई सी आवाज में कहा, अब्बास है ना, जो मेरा दोस्त, आप जानते हो ना, उसने मुझे एक डायरी दी थी। ये बहुत दिनों पहले की बात है। ये डायरी राधिका की, मेरा मतलब है शहनाज की थी। ये तब की बात है जब उसकी याददाश्त चली गई थी। उसकी याददाश्त जाने से पहले वो सारी चीजें अपनी एक डायरी में लिख लिया करती, और ये वही डायरी थी। अब मैं शहनाज से जब मिला था तब से ही मैं उसे पसंद करने लगा, और मुझे लगा कि अगर शहनाज मुझे जिंदगी में अपना लेगी, मैं उसकी जिंदगी में आ जाऊंगा, तो उसका एक ही तरीका मुझे दिखाई दिया, और वो ये डायरी थी पापा। ऐसे में उसमें जो भी लिखा था ना, वो मैंने फिर से शहनाज के साथ में दोहराना शुरू कर दिया। लेकिन कल सबने सामने आ गया पापा उसके। उसने वो डायरी देख ली और उसे समझ आ गया कि उसका बॉयफ्रेंड मैं नहीं, कोई और था। मैं भी उसके पीछे जाने की सोच रहा था, लेकिन जानता था मैं कि अब उसके पीछे जाने का कोई फायदा नहीं। उसके सामने सारा सच आ गया। ऐसे में अगर मैं उसे कुछ कहता भी तो मेरी इज्जत उसकी आंखों में और ज्यादा गिर जाती पापा। विराज ने कहा, असल में वो लकी ने उसकी शादी के दिन जो तमाशा खड़ा किया था, उससे वो घबराया हुआ था, और इसी वजह से वो उसके पीछे नहीं गया था। शहनाज वैसे भी ये सब जानने के बाद में उसे छोड़कर ही जाने वाली थी। ऐसे में अगर वो उसके पीछे जाता और इस बात का पता लकी को चल जाता, तो फिर लकी फिर से उसकी हालत खराब कर सकता था। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि पूरे मसले में उसे क्या करना चाहिए। इसलिए उसने ये सारा मसला अपने पिता के सामने रख दिया। वो उसे जो सुझाते विराज को करने के लिए राजी था। बेवकूफ, गधे, नालायक, हरामखोर, क्या किया तूने? विराज के पिता तो उसे गालियों पर गालियां दिए जा रहे थे। उन्हें अभी भी ठीक से समझ नहीं आ रहा था कि आखिर विराज कहना क्या चाहता था, लेकिन वो इतना जरूर समझ गए थे कि विराज ने शहनाज के साथ में बेईमानी की थी, और इसलिए वो उसे इतनी सारी गालियां सुनाए जा रहे थे। शहनाज के साथ में बेईमानी करने का आइडिया अच्छा आइडिया नहीं था। ये बात विराज के दिमाग में आई कैसे, ये उसके पिता को समझ नहीं आ रहा। शहनाज वैसे भी लकी की गर्लफ्रेंड थी, और लकी अग्रवाल परिवार का सबसे बड़ा बेटा। इसके अलावा लकी ने यह भी कहा था कि वो अभी तो जा रहा था, लेकिन हिसाब चुकता करने के लिए वो कभी भी वापस आ सकता था। उसने कहा था कि अगर विराज ने उसका ठीक से ध्यान नहीं रखा तो वो उसकी हालत खराब कर देता। विराज के पिता ने ऐसे में विराज को देखा और उसकी भौहें तन गई। वो विराज को बाज की नजरों से घूरते हुए देख रहे थे और फिर बोले, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हारे दिमाग में गोबर है या दिमाग? तुम्हें ये सब करने से पहले मुझसे एक बार पूछने की नहीं सोची? मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मेरी तुम्हारी जैसी दो कौड़ी की बुद्धि वाली औलाद कैसे हो सकती है, जिससे इतनी भी समझ नहीं कि इन सब मामलों में बेईमानी नहीं की जाती। अगर तुम मेरे बेटे नहीं होते ना, अभी के अभी जिंदा काट देता यहाँ पे। पापा, मैं जानता हूं जो किया वो गलत किया मैंने, लेकिन इससे अब बाहर कैसे निकला जाए, आप वो बताओ ना। जो होना था वो तो हो गया। विराज ने मुरझाए हुए चेहरे से अपने पिता की तरफ देखते हुए कहा, अब हम ये करेंगे कि तुम मेरे साथ चलोगे शहनाज के घर। हम दोनों वहां पर जाएंगे और उसके पास से माफी मांगेंगे। अगर इसके बाद भी तुम शहनाज को अपने साथ नहीं ले पाए ना, तो मैं तुम्हारी वहीं पर टांग तोड़ दूंगा, देखना। विराज के पिता ने विराज की तरफ देखते हुए कहा। वैसे भी वो काफी समझदार और
दूरदर्शी आदमी था। वो थोड़ी सी बात सुनते ही समझ गया कि अगर वो माफी मांगता तो शायद शहनाज मान रखने के लिए पिघल जाती और दोबारा उसके साथ में आ जाती। एक बार विराज शहनाज को अपने साथ ले आता तो उसके लिए फिर सबसे बड़ा काम ये था कि विराज उसकी याद में से वो सारी बेकार की चीजें हटा दे जो उसने उसे पाने के लिए उसके साथ में की थी। अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो लकी उसकी मौत बंद कराने वाला था। लकी के आने से तूफान आता और उस तूफान में ना सिर्फ विराज बल्कि पूरा खानदान ही उसका तबाह हो जाता। ठीक है पापा, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं, विराज ने कांपते हुए कहा। उसने हाँ में जोर जोर से अपना सिर हिलाना शुरू कर दिया। अब जब उसके पिता उसके साथ में आ गए थे तो वो और ज्यादा बेफिक्र महसूस कर रहा था। इसके साथ ही दोनों बाप बेटे अपने घर से शहनाज के घर जाने के लिए रवाना हो गए और वो सीधा उनके बंगले पर चले आए। इधर लकी भी ऑटो से राधिका के घर के बाहर आ गया। शिरीन और दर्शन दरवाजे पर खड़े होकर उसका इंतजार कर रहे थे। राधिका भी वहां पास में ही खड़ी थी और वो भी कब से लकी के आने का रास्ता देख रही थी। जैसे ही लकी ऑटो से नीचे उतरा तो उसकी नजर राधिका से जा मिली। आंखों ही आंखों में राधिका ने उसे ना जाने किस बात के लिए हाँ कह दिया था और लकी उसे देखकर खुश हो गया। लकी को इस तरह से खुश देखने के बाद में वो खुद भी काफी खुश महसूस कर रही थी। अब उसकी आंखों में लकी के लिए वो पहले वाला भाव नहीं रह गया। अब वो उसे काफी सम्मान की नजरों से देख रही थी। जब लकी की नजर ने राधिका को उस तरह से देखते हुए देखा तो उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या हो रहा था। ये वही आंखें थी जो उसे हर दिन देखा करती थी, लेकिन आज वो जिस तरह से उसे देख रही थी, लकी को ऐसा लगा जैसे उसमें कुछ तो नया था। और कुछ हो ना हो, लेकिन उसे इस बात का जरूर विश्वास हो गया कि राधिका उसकी जिंदगी में वापस आ गई थी। राधिका ने शिरीन के हाथ से अपना हाथ छुड़ाया और वो दौड़ते हुए लकी के पास आने लगी। लकी खुद भी इस तरह से अपनी तरफ उसे आता हुआ देखकर खुश हो गया था। उसने अपना दोनों हाथ खोल लिया और वो उनमें राधिका के समा जाने का इंतजार करने लगा। राधिका उसके पास आई और आखिर में लकी ने उसे कस कर गले लगा लिया। ये दो आत्माओं का मिलन था। कई सालों बाद दोनों मिल रहे थे। उन दोनों को ऐसा महसूस होने लगा जैसे वो दोनों गले मिले थे, वैसे उनके आसपास उन दोनों की ही चक्कर लगाने लगी थी दुनिया। दोनों को काफी दिनों बाद ऐसा महसूस हो रहा था जैसे दोनों गहर आ गए थे। अब जब राधिका ने देखा कि उसकी बाहों में लकी था जिसे वो प्यार किया करती थी, तो अगले ही पल उसकी आंखें संकोच से भर आई। अब उसे याद आ रहा था कि उसने लकी के साथ क्या क्या किया और इस वजह से वो दिल ही दिल उसे माफी भी मांग रही थी। उसे सच में अपने किए पर पछतावा हो रहा था। लकी, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ में नहीं, माफी मांगने की जरूरत नहीं है। तुम मेरी राधिका हो और राधिका मेरे से माफी मांगे, ऐसा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इससे पहले कि राधिका अपनी बात को खत्म कर पाती, उससे पहले ही लकी ने उसे बीच में रोक दिया। उसके लिए तो इस वक्त सबसे बड़ी खुशी की बात यह थी कि उसकी राधिका ने आखिरकार उसे पहचान लिया। इसके आगे तो वो सारी चीजें भूल गया जो उसने पहले उसके साथ की, और वैसे भी उसके साथ में जो कुछ भी हुआ था वो शहनाज ने किया था। अगर वो राधिका होती तो लकी के साथ में ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती थी। वो बड़े दिनों बाद लकी राधिका को ठीक से देख पा रहा था। उसने देखा कि वो सच में काफी खूबसूरत हो गई थी। वो किसी मासूम बिल्ली जैसी लग रही थी। लकी ने किसी की परवाह नहीं की और सीधा राधिका के हाथों को चूम लिया। राधिका के होंठ जैसे लकी के होंठों से जा मिले तो उसका वो पुराना एहसास, पुराना स्वाद फिर से जाग गया। उसे वो दिन, वो किस याद आ गया जो लकी ने पहली बार उसे तालाब के किनारे किया था। राधिका की आंखें बंद हो गई और वो भी लकी को उसकी तरह से चूमने लगी जिस तरह से लकी उसे चूम रहा था। लकी और राधिका उस किस की मिठास में खोते चले जा रहे थे। इधर जब शिरीन ने देखा कि लकी राधिका को किस कर रहा था तो उसकी जान चल रही थी। उसे ना जाने क्यों राधिका से नफरत होने लगी। उसे याद आने लगा कि वो दिन जब पहली बार वो लकी से ठीक तरीके से मिली थी और उसने उछलकर उसे चूम लिया था, लेकिन लकी ने उसके किस का कोई जवाब नहीं दिया। ऐसे में अब उसके लिए लकी को दोबारा किस कर पाना नामुमकिन था। शिरीन ने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि उसके साथ में ये क्या हो रहा था और अचानक से उसकी आंखों से आंसू आने लगे। इधर वो चारों लड़कियां जो लकी के साथ में थी, उन्हें भी ये देखकर जलन होने लगी, लेकिन फिर भी उन्हें वैसा दुख नहीं हो रहा था जैसा दुख इस वक्त शिरीन को हो रहा था। उल्टा वो तो लकी के लिए काफी खुश महसूस कर रही थी। इधर जो गार्ड उनके बंगले के बाहर खड़ा था वो भी लकी को राधिका के साथ में इस तरह से देख रहा था
तो उनकी आंखें भी खुली की खुली रह गई। उनकी नजर में तो लकी अभी भी वही फटीचर था जो शहनाज से मिलने के लिए साइकिल चोरी करके भागा था। अब लकी हक से उनके दरवाजे पर खड़ा भी था और उनकी शहनाज मैडम को चूम भी रहा था। ऐसा वो देखकर असमंजस में थे। उनके होश उड़े जा रहे थे और साथ में उन्हें बहुत ज्यादा जलन भी हो रही थी। लकी तो एक फटीचर सैंडविच बेचने वाला आदमी था, वो शहनाज मैडम के इतने करीब कैसे आ सकता था? और शहनाज के पीछे जयपुर के इतने बड़े बड़े घरों के लड़के पड़े हुए थे, फिर भी उन सबको छोड़कर मैडम इस आदमी के साथ क्या कर रही थी? उन लोगों के सिर के ऊपर से सारी कहानियां भागी जा रही थी, लेकिन उन्हें साथ में मजा भी आ रहा था। एक गरीब का बेटा एक अमीर की बेटी को उड़ा ले गया। उन्हें तो अपनी आंखों के सामने हिंदी फिल्म देख डाली थी और अगले ही पल इस फिल्म में एक बड़ी सी गाड़ी दर्शन के घर के सामने आकर रुक गई। उसके अंदर से विराज के बाप ने उसे खींचकर बाहर निकाला और दोनों ही उसकी दिशा में आगे बढ़ने लगे। वो दोनों शहनाज की तरफ आ रहे थे। वो दोनों यहाँ पर शहनाज को अपने साथ फिर से घर ले जाने के लिए आए थे, लेकिन वो तो पहले ही लकी के साथ में थी। ऐसे में अब आगे क्या होने वाला था? क्या विराज शहनाज को अपने साथ ले जा पाता या राधिका लकी के साथ जाना पसंद करती? आपको क्या लगता है, क्या होंगे सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलीनियर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लकी आखिरकार राधिका से मिलने के लिए उसके घर पर आ गया। जैसे ही राधिका ने लकी को अपने सामने देखा तो वो भागते हुए उसकी तरफ आ गई और उसे कसकर गले लगा लिया। लकी से भी अब रहा नहीं गया और उसने राधिका को चूम लिया। ये देखकर आसपास के लोग उदास भी हुए, हैरान भी और खुश भी। इतने में वहां पर विराज के बाप की गाड़ी आ गई। उसमें से उसके पिता ने विराज को बाहर निकाला और सीधा दर्शन के घर की तरफ जाने लगा। उस बीच रास्ते में विराज के बाप ने उससे कहा कि अगर शहनाज उसके साथ में आने के लिए मना कर देती है तो भी उसे शहनाज को अपने साथ लाना पड़ेगा। अगर वो ऐसे आने को राजी नहीं होती तो उसे शहनाज के पैरों में गिरकर माफी मांगनी होगी और उसे अपने साथ लाना होगा। विराज इस बात के लिए भी राजी हो गया था, लेकिन जैसे ही दोनों बाप बेटे गाड़ी से बाहर आए तो उन्होंने लकी और राधिका को एक दूसरे को चूमते हुए देखा तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा था। उन दोनों की हालत एक जैसी थी और बिना बोले ही दोनों एक दूसरे के दिल का हाल समझ चुके थे। जैसे ही राधिका ने लकी को छोड़ा तो फिर विराज और उसके पिता एक कदम और आगे बढ़ गए, लेकिन लकी और राधिका ने अभी भी एक दूसरे को छोड़ा नहीं था। वो अभी भी उसकी बाहों में ही थी। ऐसे में जाहिर था कि लकी को पहले ही सब कुछ मालूम था। अब ये हमारे परिवार के साथ क्या करने वाला है? दोनों बाप बेटे के मन में एक साथ ही सवाल आया। उन्हें ऐसा लग रहा था कि इन दोनों की मौत आने वाली थी। वैसे भी लकी अग्रवाल परिवार का बड़ा लड़का था, ऐसे में वो कुछ भी कर सकता था, लेकिन इधर लकी और राधिका को बाकी किसी से भी कोई मतलब नहीं था। वो तो बस एक दूसरे की आंखों में देखे जा रहे थे और बस खुश हुए जा रहे थे। उन दोनों को किसी चीज से कोई मतलब नहीं था। लकी, इतने में दर्शन लकी और राधिका के पास आया। उसने विराज की दिशा में देखने के लिए इशारा किया। लकी ने अपनी नजर घुमाई और उन दोनों की दिशा में देखने लगा। जैसे ही उन दोनों की नजर लकी से जाकर मिली तो उन दोनों के दिल उनके सीने में से किसी मरते हुए पंछी की तरह फड़फड़ाने लगे। विराज तो अपने घुटनों पर ही बैठ गया और इधर उसका बाप हाथ जोड़कर लकी के सामने खड़ा था। लकी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे थे। उसने राधिका को अपने साथ में लिया और फिर विराज के परिवार की दिशा में आगे आने लगा। वो चारों लड़कियां और श्रीन भी लकी के साथ में आगे बढ़ती जा रही थी। फिर आज लकी ने विराज और उसके पिता को देखा और वो दोनों उसे बस देखे जा रहे थे। असल में लकी को लग रहा था कि उसने कोई गलती कर दी। वो राधिका को देखकर इतना ज्यादा खुश हो गया कि वो ये भूल ही गया था कि राधिका और विराज की तो शादी हो गई थी। ऐसे में वो दोनों से यही पूछना चाहता था कि वो राधिका को अपने साथ ले जाना चाहता था और उन दोनों की शादी को खत्म कर देना चाहता था। लेकिन इससे पहले कि लकी अपनी तरफ से कुछ कह पाता, खुद विराज का बाप उसके पैरों में गिर गया और उसने लकी से कहा, लकी सर, हमें माफ कर देना। मेरे परिवार ने अनजाने में आपके साथ जो कुछ भी किया हो बहुत गलत किया है। मैं अपनी और मेरे बेटे की तरफ से आपकी माफी मांगता हूं सर। आप चाहे जो हमें सजा दे सकते हैं, हम आपकी तरफ से हम सब कुछ सह लेंगे। हम कुछ नहीं कहेंगे। लकी सर, आप चाहे तो हमसे जो चाहे वो करवा सकते हैं। इसके बाद विराज के बाप ने घूरते हुए विराज को देखा तो वो भी अगले ही पल लकी के पैरों में गिर गया। उसने घबराते हुए कहा, लकी भाई
मुझे भी माफ कर देना बड़े भाई। मैं भावनाओं में बह गया और मुझसे गलती हो गई। मुझे अब्बास ने राधिका जी की डायरी दी थी। मुझे अब्बास नहीं चढ़ाया था कि अब बना आप ये डायरी ले लो और राधिका जी को पटा लो। मैं फिर से भावनाओं में बह गया उसके बाद, और ये सब रिपीट कर दिया जो डायरी में लिखा हुआ था। लकी भाई, अब्बास ने मुझे भड़काया कि इससे पहले कि राधिका जी कोई खबर लग जाए, वो राधिका जी हैं, आप उनसे शादी कर लो। मेरी भावनाओं ने मुझे फिर से बहा दिया लकी भाई, और मैं सीधा मैडम को मंडप में ले आया। लेकिन आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा। करूंगा क्या, करने के बारे में सोचूंगा भी नहीं लकी भाई। बस आपसे माफी की दरकार करता हूँ, माफ कर दो बड़े भाई। विराज ने कहा। राधिका भी विराज के बारे में जानती थी और अब तो उसे यह भी पता चल गया कि विराज किस किस्म का आदमी था। ऐसे में उसने लकी के कपड़े खींचकर उसे बताया कि उसे वो डायरी विराज के कमरे से मिली। लकी को लेकिन विराज से कोई नाराजगी नहीं थी। वो बेकार में उससे किसी बात का बदला लेना नहीं चाहता था। उसने जो भी किया वो अपनी जगह पर था, लेकिन अब लकी को राधिका मिल गई थी, तो ऐसे में वो किसी से दुश्मनी नहीं लेना चाहता था। आप दोनों अपनी जगह से पहले उठ जाइए। लकी ने उन दोनों को देखा और मुस्कुराते हुए कहा। क्या? विराज का बाप लकी के मुंह से आप सुनकर चक्कर में पड़ गया। उसने एक बार के लिए पीछे भी घूम कर देखा कि कहीं लकी किसी और से तो बात नहीं कर रहा, लेकिन लकी उन दोनों से ही बात कर रहा था। फिर भी उन्हें एक चीज समझ नहीं आ रही थी कि आखिर लकी उन दोनों को खड़ा क्यों कर रहा था। इसके आगे वो इन दोनों के साथ क्या करने वाला था। उन दोनों ने लकी के साथ दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफी की थी, फिर भी लकी उनसे प्यार से बात कर रहा था। ऐसा कैसे हो सकता था? लकी और राधिका एक दूसरे को देख रहे थे। उन्हें मन ही मन इन दोनों बाप बेटों पर हंसी आ रही थी। अंकल और विराज, आप दोनों से ही बात कर रहा हूं, आप अपनी जगह से खड़े हो जाएं। लकी ने फिर से अपनी बात दोहराते हुए कहा। इसके बाद राधिका चलते हुए उन दोनों के पास आई और लकी उसके पीछे खड़ा था। राधिका ने उसे देखा और कहा, उल्टा मुझे तो विराज तुम्हारा थैंक यू कहना चाहिए, और अंकल आपका भी। अगर आज आप विराज को मना नहीं करते तो मैं कभी उसके कमरे में नहीं जाती, और विराज अगर मैं तुम्हारे कमरे में नहीं जाती तो मुझे उस डायरी के बारे में पता नहीं चलता, जिसे पढ़कर मुझे पता चला कि मैं कौन हूं। अब मुझे सब कुछ फिर से याद आ गया है। राधिका के मुंह से इस तरह की बात सुनकर उन दोनों के मुंह खुले के खुले रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये दोनों क्या कह रहे थे। राधिका को बीती सारी बातें याद आ गई थी। मैंने वो डायरी देख ली थी और उसमें जो लिखा था वो असल में मैं नहीं लिखा था, इसलिए विराज मैं तुमसे माफी मांगती हूं, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मैं जानती हूं कि हमारी शादी पहले से हो चुकी है, फिर भी मैं उस शादी को नहीं मान सकती। राधिका ने विराज की आंखों में देखते हुए कहा। विराज लेकिन इतनी आसानी से राधिका को छोड़ने वाला नहीं था। वो पहले से ही शहनाज का दीवाना था और उसके हुस्न से वो पागल हो रखा था। ऐसे में बिना उसके हुस्न का स्वाद चखे उसे ऐसे कैसे जाने दे सकता था। वो जानता था कि वो शहनाज नहीं थी बल्कि राधिका थी, लेकिन वो तो विराज ही था ना, विराज ही। लेकिन अचानक से उसके सिर पर जैसे किसी ने जोर से हाथ मार दिया। उसे लगा कि वो फिर से भावनाओं में बहने लगा। अगर इस बार भी वो अपनी भावनाओं में बह जाता तो शायद सीधा डूब ही जाता। ऐसे में उसके बाप ने उसे सिर पर प्यार से हाथ फेरा और फिर गुस्से से उसकी तरफ देखने लगा। विराज ने भी हाँ में अपना सिर हिलाया और फिर कहा, ठीक है राधिका, तुम जैसा कहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। राधिका उसके सामने देखकर और एक बार मुस्कुराई और फिर लकी के पास जाने लगी। लकी भी उसके बाप को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, इसके बाद मैं और राधिका एक दूसरे के साथ जा रहे हैं। आप दोनों ही जानने अनजाने में हमारी जो मदद की उसके लिए हम सब आपके शुक्रगुजार हैं। राधिका, विराज के बाप ने शक भरी आवाज में उसे देखा और कहा, हाँ, शहनाज का असली नाम राधिका ही तो है। लकी ने कहा और फिर राधिका के कंधे पर अपना हाथ रख दिया। अच्छा, तो तुम ही वो लकी हो जिसका नाम डायरी में लिखा था? विराज के दिमाग में अब जाकर यह बात घुसी और उसने कहा। उसे अचानक से डायरी के पन्ने पर लकी का नाम और अपनी आंखों के सामने खड़े लकी में कुछ समानता दिखाई दी। उसे पता चला कि उसका बहुत बड़ा परिवार था और वो किसी टापू पर रहा करता था। अच्छा ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, तुम दोनों जहां जाना चाहो जा सकते हो, जैसे रहना चाहो रह सकते हो, हमें क्या दिक्कत होगी। विराज के बाप ने खिसियाकर हंसते हुए कहा। लकी को भी उनकी बात सुनकर हंसी आ गई और उसने राधिका का हाथ पकड़ा और वहां से जाने लगा। वैसे हमें माफ करने के लिए शुक्रिया लकी सर। इतने में फिर से विराज के बाप ने कहा। वो लकी के दिल में अपनी अच्छी इमेज छोड़ना चाहता था। नहीं, मुझे सर कहने की जरूरत नहीं है, अब मैं अग्रवाल परिवार का हिस्सा नहीं हूं। लकी ने पलट कर कहा।
वो अब किसी के भी मुंह से सर नहीं सुनना चाहता था। हालांकि ये कहते हुए उसकी आवाज में उसकी उदासी साफ नजर आ रही थी, लेकिन वो सच था जो वो कह रहा था। मगर इस चीज का विराज के बाप के ऊपर कुछ अलग ही असर हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लकी अपने आप को सर कहलवाना क्यों नहीं चाहता था। हालांकि उसकी लकी से इतनी बात पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी, इसलिए उसने कुछ कहा नहीं। उसने सिर्फ उसे बाय बोला और विराज के साथ वहां से निकल गया। चलो राधिका, हम थोड़ा घूम कर आते हैं, लकी ने कहा। आज बड़े दिन बाद राधिका उसके साथ आई थी और ऐसे में वो उससे ढेर सारी बातें करना चाहता था और वो उसे ऐसे नहीं जाने देने वाला था। चलो, राधिका ने भी उससे मुस्कुराते हुए कहा। लकी ने तुरंत फिर से उन दोनों के लिए ऑटो बुक किया और राधिका के साथ में उसमें बैठा और रवाना हो गया। उसे यह तक ध्यान नहीं था कि अगर उसके साथ में 4 और लड़कियां भी उसके साथ आने वाली थी, लेकिन राधिका के आने के बाद से वो तो जैसे उन 4 लड़कियों को भूल ही गया था। अब उन 4 लड़कियों ने अपनी आंखों के सामने उन्हें ऑटो से गायब होते हुए देखा तो वो काफी अच्छा महसूस करने लगी। लकी अब वैसा उदास दिख नहीं रहा था जैसा वो दिखाई देता था। लकी की हंसी उन लड़कियों के लिए सब कुछ थी। इधर शिरीन को अपने दिल में काफी खालीपन और अकेलापन महसूस होने लगा। उसने जैसे ही देखा लकी और राधिका एक दूसरे के साथ इतने खुश थे तो उन्हें देखकर वो बड़ी उदास हो गई। शिरीन को लग रहा था कि वो अपनी ही बहन से हार गई थी। लकी ना तो उसकी तरफ देख रहा था और ना ही उससे बात कर रहा था। उसने लकी को एक झूठ की वजह से हमेशा के लिए खो दिया। उसने उसे ऐसा महसूस करवा दिया जैसे वो होते हुए भी वहां नहीं थी। इधर लकी और राधिका एक दूसरे के साथ में नदी के किनारे आ गए थे। राधिका ने लकी का हाथ पकड़ा और सीधा धीरे धीरे नदी के किनारे चलने लगी। उन दोनों को देखकर कोई ये बात कह सकता था कि वो दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हम इससे पहले कभी इस तरह से एक दूसरे के साथ नहीं चले ना। ऐसे में तुम्हारे साथ में चलते हुए काफी खुशी हो रही है मुझे, लकी ने कहा और धीरे से सांस ली। उसने राधिका की उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसा ली। कोई बात नहीं, अब हम रोज ऐसे ही साथ चलेंगे, इसी तरह एक दूसरे के साथ चलेंगे, राधिका ने कहा और लकी की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखने लगी। अब आगे क्या होने वाला था? क्या सच में वो दोनों इसी तरह एक दूसरे के साथ रहने वाले थे या उनकी खुशी को किसी की नजर लग जाने वाली थी? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए। लकी और राधिका को एक साथ एक दूसरे की बाहों में देखते हुए विराज और उसके पापा का दिमाग खराब हो गया। जब वो दोनों ही उसके पास आए तो लकी और राधिका भी उनके पास चले गए। उन दोनों ने ही इन दोनों को सारा मामला समझा दिया। अब उन दोनों के पास में ही राधिका को आजाद छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। लेकिन राधिका की आजादी की वजह से शिरीन को बहुत दुख हो रहा था। वो काफी उदास महसूस कर रही थी। इधर लकी राधिका को अपने साथ लेकर नदी के किनारे आ गया था और दोनों ही एक दूसरे से बातें कर रहे थे। लकी को उसके साथ चलते हुए वो रात याद आ रही थी जब उसे उस सिराज नाम के बदमाश ने किडनैप कर लिया था और उसने कहा था कि उसके और राधिका के बीच में होटल में कुछ होने वाला था। जैसे ही लकी के दिमाग में वो बात आती तो उसके दिल में बहुत जोर का दर्द उठता। राधिका, जिस रात तुम गायब हुई थी वो रात मैं आज तक भूला नहीं हूं। मुझे अपने आप के ऊपर ना बहुत गुस्सा आता है। मुझे खुद तुम्हें लेने के लिए आना चाहिए था यार, लेकिन बेवकूफी मैंने की और तुम्हारा फोन नहीं उठाया। ऐसे में वो सिराज, वो आदमी तुम्हें अपने साथ ले गया। उसने तुम्हें कोई दवा खिलाई और फिर तुम्हें बेहोशी की हालत में ना अपने साथ होटल ले आया था। और लकी इससे आगे और कुछ नहीं कह पाया। उसे लग रहा था कि वो राधिका को बचा नहीं सका और इसलिए उससे बेकार आदमी इस दुनिया में और कोई नहीं था। फिर भी उसने अपने और राधिका के दिल को सांत्वना देने के लिए कहा, लेकिन तुम्हें अपनी चिंता करने की अब कोई जरूरत नहीं है। सिराज अब इस दुनिया में नहीं है। जैसे ही राधिका ने यह सुना तो वो हैरान हो गई। अचानक से वो रात उसके जेहन में ताजा हो गई थी, जिस रात सिराज उसे जबरदस्ती अपने साथ ले आया था। लकी की बात सुनकर वो ये भी समझ गई कि लकी ने ही उसका खून किया था। राधिका को तो ये समझ में आ गया था, लेकिन उसने लकी को अपनी तरफ खींचा और पूछा, लकी, लेकिन मुझे याद नहीं मेरे साथ क्या हुआ था। क्या हुआ था मेरे साथ? नहीं राधिका, छोड़ो, मैं उस बारे में बात नहीं करना चाहता। जब भी मैं उसके बारे में सोचता हूं ना, दिल घबराने लगता है मेरा। मेरी गलती है, मेरी सब मेरी गलती है, लकी ने कहा। उसकी आंखों में उसकी ग्लानि साफ नजर आ रही थी। राधिका को भी समझ आ गया
कि लकी क्या कहना चाहता था। वो थोड़ा सा सकुचाई और फिर उसने गुस्से में कहा, लकी, तुम्हारे कहने का मतलब है कि मेरे साथ में? इसके बाद राधिका सिर्फ लकी को देखे जा रही थी। वो बहुत गंभीर नजर आ रही थी और लकी भी उसे उसी गंभीरता के साथ देख रहा था। अब तुम पागल हो क्या? जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं हुआ था। और उसके साथ तो क्या, आज तक किसी के साथ भी वैसा कुछ नहीं हुआ है। राधिका ने लकी की तरफ देखते हुए कहा। राधिका को अच्छी तरीके से याद था कि उसके साथ में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अगर उसके साथ में ऐसा कुछ होता तो डॉक्टर पहले ही दर्शन को वो सारी बात बता देते। क्या मतलब किसी के साथ भी? तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम विराज के साथ में भी? लकी इससे आगे कुछ नहीं कह पाया और बस खुशी खुशी राधिका को देखे जा रहा था। ये सुनते ही राधिका का चेहरा लाली से भर आया। उसके चेहरे पर लाली छा गई। उसने अपना सिर नीचे की ओर झुका लिया और शर्माने लगी। लकी को उससे इस तरह देखकर बहुत खुशी हो रही थी। उसके मुंह से खबर सुनते ही जैसे वो साथ में आसमान पर था। उसने राधिका को अपनी गोद में उठाया और जोर से चिल्लाते हुए कहा, राधिका, तुम सच में कमाल हो, बहुत कमाल। तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी, लकी की राधिका, लकी की राधिका। और ये सब कहते हुए वो उसे अपने साथ में गोल गोल हवा में घुमाने लगा। जब लकी ऐसी पागलों की तरह राधिका को बस घुमाए जा रहा था तो बाकी के लोग जो उसे इस तरह से देख रहे थे उन्हें लग रहा था कि दोनों के दोनों पागल हो चुके थे। वो लोग भी उनके साथ पागलपन में शामिल होना चाहते थे और इसलिए उन्होंने उन दोनों का वीडियो बनाना और फोटो लेना शुरू कर दिया। वो उसे सोशल मीडिया पर डालकर फेमस हो जाना चाहते थे। अरे लकी, क्या कर रहे हो? मुझे नीचे उतारो, नीचे उतारो मुझे, राधिका ने कहा। उसे हल्के से चक्कर आने लगे लेकिन लकी उसे नीचे उतारने के लिए राजी नहीं था। वो तो बस खुशी खुशी उसे देखे जा रहा था। राधिका उसकी बाहों में थी और इससे बड़ा दिन लकी की जिंदगी में और कोई सा नहीं हो सकता था। उसके मुलायम बाल लकी के गालों को सहलाए जा रहे थे। उसे लग रहा था जैसे उसके बालों के रूप में समंदर की लहरें उसे टकरा रही थी। उसके जिस्म की खुशबू ने लकी को पागल कर दिया था। अनार जैसी महक से राधिका का पूरा बदन महक रहा था। भले ही वो थोड़ा सा ऊपर ऊपर से परेशान नजर जरूर आ रही थी लेकिन वो जानता था कि अंदर ही अंदर वो खुद भी काफी खुश महसूस कर रही थी। वो सच में बहुत सुंदर लग रही थी। लकी ने काफी देर तक उसे इसी तरीके से घुमाने के बाद उसे नीचे उतार दिया और फिर उसके होंठों को चूम लिया। हालांकि इस बार वो थोड़ा सा झिझक रहा था लेकिन फिर भी उसने सोचा कि जो होगा देखा जाएगा। इधर राधिका के गाल शर्म के मारे पूरे लाल हो गए। जब लकी ने उससे इस हाल में देखा तो उसके कानों में उसने कहा, राधिका, मुझसे शादी करोगी? राधिका को तो इस बात की उम्मीद ही नहीं थी कि लकी इतनी जल्दी और ऐसे अचानक ये सवाल पूछ लेगा। एक पल के लिए ना जाने उसके बदन में ऐसा क्या उठा कि वो ऊपर से नीचे तक सिहर गई। उसके बदन में एक अजीब सी कसमसाहट थी। राधिका के दिमाग में बहुत कुछ चले जा रहा था और आखिर में उसके चेहरे पर एक झीनी सी मुस्कान रह गई। बताओ ना राधिका, मुझसे शादी करोगी क्या? लकी ने फिर से राधिका के कानों के पास आते हुए बड़े प्यार से पूछा। राधिका ने इस बार अपना सिर नीचे किया और मीठी सी आवाज में बोली, हाँ करूंगी ना। क्या 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 कहा तुमने? लकी ने हालांकि सुन लिया था लेकिन शायद उसे ना अपने कानों पर विश्वास नहीं हो पा रहा था। ऐसे में वो दोबारा उसकी बातों को सुनना चाहता था। वो उसकी हाँ को बार बार सुनना चाहता था। क्या हुआ? मैंने हाँ कहा तो सुना नहीं तुमने? राधिका ने फिर से लकी की तरफ मुस्कुराते हुए देखा। अरे अरे, सुना ना, लेकिन मैं फिर से सुनना चाहता हूं। तुमने यही कहा ना कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? लकी ने और जोर से उसकी बात को दोहराते हुए कहा। इसके बाद उसने राधिका का हाथ अपने हाथ में लिया और बोला, क्या बोलती हो? शादी की तैयारियां शुरू कर दें क्या? मेरा बस चले तो मैं तो तुमसे आज ही शादी कर डालूं। वैसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम जैसा चाहो कर सकते हो, लेकिन उससे पहले मुझे विराज को तलाक देना पड़ेगा ना। राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, तो फिर चलिए बेगम साहिबा, हम लोग चलते हैं और कुछ खाते पीते हैं। आज हमारी शादी की बात की खुशी में आपको कुछ बढ़िया सा खिलाना चाहता हूं। लकी ने राधिका के कंधे पर हाथ रखा और दोनों आगे बढ़ने लगे।
जैसे ही राधिका ने लकी के मुंह से बेगम साहिबा सुना तो उसका चेहरा तो और ज्यादा शर्म से लाल हो गया। उसके मन में एक तरह की शांति आ गई और उसका शरीर खुशी की लहरों से हिलोरे मार रहा था। उस दिन लकी और राधिका सुबह से लेकर शाम तक एक दूसरे के साथ रहे। इसके बाद लकी ने राधिका को उसके घर पर छोड़ दिया। उसके पिता घर पर उसका इंतजार कर रहे थे। ऐसे में जैसे ही राधिका अंदर दाखिल हुई तो उसने देखा कि शिरीन और दर्शन दोनों हॉल में ही बैठे उसकी राह देख रहे थे। नमस्ते अंकल। हेलो शिरीन। लकी ने उन दोनों को देखा और बड़े प्यार से कहा। फिर वो राधिका के साथ आकर सोफे पर बैठ गया। जैसे ही लकी ने फिर से शिरीन को देखा तो उसके दिमाग में फिर से वो दृश्य ताजा हो गए जिसमें शहनाज की शादी वाले दिन शिरीन लकी को बचाने के लिए उसके सामने आकर खड़ी हो गई थी। वो देख पा रहा था कि शिरीन उससे कितना प्यार करती थी। उसके लिए वो उसको धन्यवाद देना चाहता था, लेकिन फिर जब उसने शिरीन की आंखों में देखा तो उसे लगा कि वो काफी उदास नजर आ रही थी। लकी ऐसे में शिरीन से चाहकर भी आंख नहीं मिला पा रहा था। लकी, राधिका, क्या बात है? तुम दोनों तो बहुत खुश नजर आ रहे हो। कहीं से घूम कर आ रहे हो क्या? इस बार दर्शन ने भी शहनाज को उसके असली नाम से ही पुकारा था। उसने उसे राधिका बुलाया था। लकी ने राधिका का हाथ अभी भी थाम रखा था और वो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए जा रहे थे। लकी ने फिर से दर्शन की ओर देखा और कहा, अंकल, मैं और राधिका एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मुझे नहीं लगता कि मुझे ये बात बताने की जरूरत भी है आपको। ऐसे में हम दोनों सोच रहे हैं कि हमें इस रिश्ते को आगे लेकर थोड़ा और आगे लेकर जाना चाहिए ना अंकल। शादी करना चाहते हैं हम दोनों। मैंने इस बारे में राधिका से बात की थी और उससे भी इस चीज से कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मैं आपसे बस पूछना चाहता हूं कि क्या आपकी भी इस चीज में रजामंदी है अंकल? जैसे ही दर्शन ने लकी के मुंह से ये बात सुनी तो उसे ऐसा लगा जैसे उसका दिल किसी समंदर में जा गिरा हो। उसकी बात सुनकर थोड़ा सा कड़क महसूस कर रहा था और बस बिना हिले अपनी जगह पर ही लकी को देखे जा रहा था। लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर खुशी दिखने लगी। लकी की बात सुनकर वो खुश हो गया था। वो भी लकी से वही बात करने के बारे में सोच रहा था जो लकी ने आते ही उससे कर ली। अब क्योंकि अगर किसी को पता चलता कि राधिका दर्शन के साथ में रह रही थी तो फिर से राधिका की जान के पीछे पड़ सकते थे वो लोग। ऐसे में उसे लग रहा था कि उसे लकी के साथ ही रहना चाहिए था। लकी उसे बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। उसने दोनों हाथों से लकी और राधिका की नजर उतारी और बोला, तुम दोनों ना बहुत सुंदर लगते हो एक दूसरे के साथ। मुझे इस शादी से कोई दिक्कत नहीं है। खुशी खुशी मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में देना चाहता हूं। जैसे ही लकी ने दर्शन के मुंह से शादी के लिए हाँ सुनी तो वो तो और ज्यादा खुश हो गया। राधिका को भी उसकी बात सुनकर काफी खुशी हो रही थी। उन दोनों ने फिर से एक दूसरे के हाथ को कसकर पकड़ लिया और एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। लकी, वैसे तुम्हारी बात ठीक है। मुझे तुम दोनों की शादी से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम जानते हो ना कि राधिका की शादी विराट से हो चुकी है और वो अभी भी उसकी पत्नी है। ऐसे में मैं नहीं चाहता कि लोग मेरी बेटी के बारे में उल्टी सीधी बातें करें। इसका असर तुम दोनों की आने वाली जिंदगी पर भी हो सकता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि पहले दोनों का तलाक हो जाए, उसके बाद कभी विराज का परिवार तुम्हें किसी तरह से परेशान करने की कोशिश करे तो तुम अपने परिवार की ताकत का इस्तेमाल करके ना उसे शांत कर देना। दर्शन की आवाज में भविष्य की चिंता अब साफ नजर आ रही थी। उसे दिखाई दे रहा था कि आगे चलकर ना सिर्फ विराज का परिवार बल्कि मेहरा परिवार भी उसके पीछे लग सकता था, उसे परेशान कर सकता था। अब इधर उनकी बात सुनकर खुद लकी भी दुविधा में आ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे इस बात का क्या उत्तर देना चाहिए। अब वो अपने परिवार का तो हिस्सा भी नहीं था, तो वो अपने परिवार की ताकत का इस्तेमाल भी नहीं कर सकता था। लकी को लग रहा था कि दर्शन ने उसकी और राधिका की शादी के लिए हाँ ही सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि वो अग्रवाल परिवार का बड़ा बेटा था। लेकिन अगर वो ये बात दर्शन के सामने कह देता कि अब उसका परिवार से कोई लेना देना था नहीं, तब भी क्या दर्शन शादी के लिए राजी होते? लकी के पास इस सवाल का जवाब नहीं था, इसलिए उसने कहा, नहीं अंकल, मुझे नहीं लगता कि वो हमारा कुछ बिगाड़ पाएंगे। वैसे भी आजकल शादी के बाद डाइवोर्स तो बहुत ही कॉमन है। राधिका भी कोई बहुत बड़ी स्टार तो है नहीं कि उसकी रेपुटेशन पर कोई आँच आए, और अगर आएगी भी तो मैं देख लूंगा। लकी ने हंसते हुए कहा, लेकिन उसने बताया नहीं कि वो अपना परिवार पीछे छोड़ाया था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या होता जब दर्शन को इस बात का पता चलता? आपको क्या लगता है? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं।
और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए लकी और राधिका जब नदी के किनारे घूम रहे थे तो लकी ने राधिका को अपनी बाहों में भर लिया और उसे घुमाने लगा। राधिका को उसके साथ इतने दिनों बाद काफी खुशी हो रही थी। जब लकी ने उससे शादी की बात की तो राधिका ने उसके लिए हाँ कर दी, लेकिन उससे पहले उसका विराट से तलाक हो जाना जरूरी था और ये बात दर्शन ने भी उसे कही। लकी ने अब अपनी पहचान को छुपाकर शहनाज के पिता के सामने वापस आ गया और बोला, मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं अंकल, जो भी होगा मैं देख लूंगा। ये सुनकर दर्शन को थोड़ा सा बुरा लगा। उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद लकी को राधिका के साथ में क्या हुआ था उसका अंदाजा नहीं था, इसलिए उन्होंने कहा, लेकिन मुझे लगता है कि राधिका किन चीजों से होकर यहां तक आई है इसका तुम्हें अंदाजा नहीं है बेटा। अब जब तुम शादी करने ही वाले हो तो बता देना चाहता हूं कि भले ही विराज का परिवार एक बार के लिए राधिका को कोई नुकसान ना पहुंचाए, लेकिन मेहरा परिवार वो भी राधिका की जान के पीछे पड़ा हुआ है। दर्शन ने उसे साफ शब्दों में समझाते हुए कहा। मेहरा परिवार? लकी ने कभी इस परिवार का नाम नहीं सुना था और ना ही उसे समझ आ रहा था कि राधिका में और मेहरा परिवार में आपस में क्या लेना देना था। उसके बाद दर्शन ने सारी कहानी फिर से लकी के सामने दोहरा दी। उसने अपने और रोशन के प्यार के बारे में लकी को बता दिया और साथ ही ये भी बता दिया कि राधिका के दादाजी उसे किसी भी हाल में जिंदा नहीं देखना चाहते। अपने प्यार की वजह से रोशन की तो मौत हो गई और अब उसी प्यार के अंजाम राधिका को भी वो खत्म कर देना चाहते थे। लकी को तो ये भी पता था कि वो गांव से आई हुई एक लड़की थी। उसे ये भी पता था कि राधिका की मां कोई और थी और उसकी जान को खतरा था, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि राधिका मेहरा परिवार की नातिन थी। इसके बाद दर्शन ने लकी से कहा, इससे पहले मेरा राधिका की इतनी जल्दी शादी करवा देने के पीछे का कारण यही था कि मैं मेहरा परिवार को ये सब पता नहीं लगने देना चाहता था कि राधिका मेरे साथ में रह रही थी। अगर उनका ध्यान इधर आता भी तो वो राधिका को मुझसे छीन कर ले जाते। उन लोगों के हाथ में बहुत ताकत है लकी। मुझे तो अभी तक शक है कि शायद उन लोगों ने मेरे पीछे ढेर सारे लोग लगा रखे हों, इसलिए मैं इसकी शादी करवाना चाह रहा था। लेकिन अगर तुम इससे शादी करना चाहो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि शादी के बाद मैं तुम्हें बता दूंगा कि हमारा खतरा कम नहीं होने वाला हूं। अगर एक बार तुम दोनों के बारे में मेहरा परिवार को पता चल गया ना तो वो हमें नहीं छोड़ेंगे, वो मेरी जान ले लेंगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं चाहता हूं लकी कि मेरी दोनों बेटियां ठीक रहें। इसलिए मैं कह रहा था कि तुम अपने परिवार की ताकत का इस्तेमाल करके राधिका की होने की खबर ना कभी भी इसके ननिहाल तक मत जाने देना। दर्शन की आवाज में जोश और डर दोनों साफ दिखाई दे रहा था। इधर शिरीन और राधिका दोनों अपने पिता की तरफ और फिर लकी की ओर देख रही थी। देखिए अंकल, मैं आपका दर्द समझ सकता हूं, लेकिन अब इतना सब सुनने के बाद लकी के पास सच बताने के अलावा कोई चारा बाकी नहीं रह गया। इसलिए उसने आगे कहा, लेकिन बात ऐसी है अंकल कि अभी पिछली रात ही मैंने अपना परिवार हमेशा के लिए छोड़ दिया है। उन्होंने मेरे सामने कुछ ऐसी शर्त ही रखी थी जिसे मैं चाहकर भी पूरा नहीं कर सकता था। इसलिए मजबूरी में मुझे अपना घर हमेशा के लिए छोड़ना पड़ा। ऐसे में अब मैं उनकी किसी भी चीज का वारिस नहीं हूं अंकल, इसलिए उनकी ताकत का ना तो इस्तेमाल कर सकता हूं ना ही उनके पैसे का। लकी ने दर्शन को समझाते हुए कहा, लेकिन जैसे ही लकी ने अपनी बात खत्म की तो दर्शन के परिवार के तीनों लोग के मुंह खुले के खुले रह गए। जब मैं विराज के पिता और विराज से भी मिला था तब भी मैंने यही सोचा कि मैं अग्रवाल परिवार का हिस्सा नहीं, लेकिन अब शायद आपने और उन्होंने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया, लकी ने कहा। अब जाकर दर्शन को उसकी बात का मतलब समझ आया। उन्हें उस वक्त तक तो ऐसा ही लग रहा था कि लकी उनके साथ कोई मजाक कर रहा था, लेकिन किसे मालूम था कि वो सच हो जाएगा। अच्छा तो अब मैं क्या करूं? दर्शन ने चिंता के मारे अपना सिर पकड़ लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे अब आगे क्या करना चाहिए। उसके सिर पर दबाव बढ़ता जा रहा था। अब राधिका ने वैसे भी जयपुर में सबकी आंखों को अपनी तरफ खींच ही लिया था। सब लोगों के हिसाब से तो वो राज परिवार की बहू भी बन चुकी थी। अब अगर वो इस बात को फैलने से नहीं रोकते तो किसी भी दिन मेहरा परिवार को राधिका के बारे में सारी जानकारी मिल जाती। पापा, आप प्लीज इतनी उदास मत होइए। उन लोगों को जितनी चिंता हमारी नहीं होगी, शायद उससे ज्यादा चिंता तो हम ही अपने आप की कर रहे हैं, राधिका ने अपने पिता को समझाते हुए कहा।
वो वैसे भी अपनी नानी के परिवार से काफी नाराज थी। उनकी वजह से उसकी माँ की मौत हो गई थी। हाँ पापा, आप इतनी फिक्र मत कीजिए, हम दोनों है ना, मैं और दीदी आपको बचाएंगे, आपको कुछ नहीं होने देंगे। शिरीन ने भी बीच में आते हुए कहा। हाँ हाँ अंकल, मैं भी आपके साथ खड़ा हूं, आप चिंता मत कीजिए, जो होगा साथ में देख लिया जाएगा। लकी भी शिरीन के साथ दर्शन को देखते हुए बोल रहा था। जब उधर राधिका के घर में जयपुर में ये सब बातें हो रही थी, तब इधर पटना में मेहरा खानदान भी इसी विषय में बात कर रहा था। ये तस्वीर राधिका की है, राधिका की ही तस्वीर है ये, आप मेरा यकीन कीजिए। एक आदमी पृथ्वीराज के सामने ये सब कहे जा रहा था। पृथ्वीराज यानी राधिका के नाना जी अपने बड़े से घर के आंगन में बैठे हुए थे। वहां पर उनके सामने एक और आदमी खड़ा था। उसकी उम्र यही कोई 40 बरस के आसपास लग रही थी और वो भागते हुए पृथ्वीराज के बंगले पर आया था। उन्होंने उनका दरवाजा बहुत जोर जोर से बजाया था और लगभग 3 बार दरवाजा बजने के बाद उसे खोला गया। इसके बाद वो आदमी सीधा पृथ्वीराज के कमरे की ओर जाने लगा, जहां पर वो आराम से बैठकर किताबें पढ़ रहे थे। जब वो किसी धार्मिक किताब का पाठ कर रहे होते तो उन्हें उसके बीच में किसी तरह का कोई हल बर्दाश्त नहीं हो पाता। ऐसे में एक आदमी उनके सामने आकर खड़ा हो गया और उसने सीधा राधिका की तस्वीर उन्हें दिखा दी। इस बार उन्होंने जैसे ही उसकी तस्वीर देखी तो वो किताब को बीच से ही छोड़कर और सीधा अपने आंगन में आ गए। वो आकर अपनी कुर्सी पर बैठ गए। शुरुआत में तो उन्हें देखने पर ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ही शांत थे। पापा, ये सच में वही है? उनके लड़के ने फिर से उनसे कहा। उन्होंने अभी तक राधिका के फोटो को अपनी आंखों से हटाया नहीं था। वो उसे देख रहे थे और उनकी आंखें और तेज हो गई। अचानक से उनके दिल की धड़कन और ज्यादा तेज होने लगी। आप इस आदमी को तो देखो जो सीधे हाथ से चौथे नंबर पर खड़ा है। उस आदमी ने फिर से पृथ्वीराज को याद दिलाते हुए कहा। उसके बाद उन्होंने अपनी नजर उस चौथे इंसान पर टिकाई जो राधिका थी। उसने अपने गले में वो पेंडेंट पहना हुआ था जो उसकी मां ने पहना था। अचानक से उनकी आंखें बड़ी हो गई और उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कोई बहुत ही अजीब सी चीजें देख ली थी। उनकी आंखों में से आंसू बह आए और कांपते हुए उन्होंने कहा, ये तो वही है, रोशन, मेरी बेटी। पापा, ये रोशन दी नहीं है बल्कि उनकी बेटी राधिका है। ये वही लड़की है जो इस वक्त पहाड़ पर से नीचे गिर गई थी और उसके बाद हमें उसके बारे में कोई खबर नहीं मिल पाई। उस आदमी का नाम जयंत था, जो पृथ्वीराज का बेटा और राधिका का मामा था। उस वक्त से वो लोग राधिका की तलाश में लगे हुए थे और आज जाकर उन्हें राधिका की तस्वीर मिल पाई। उन्हें यह भी जानकारी निकाल ली थी कि दर्शन ने राधिका की शादी किसी विराज नाम के आदमी से करवा दी थी, लेकिन उन्हें अपने दामाद से कोई मतलब नहीं था। उन्हें तो बस राधिका से ही काम था। ये तस्वीर तो जयंत उनकी आंखों के सामने लेकर खड़ा हुआ था। वो उसे उसी दिन ले गई जब विराज और राधिका की शादी हुई थी। तस्वीर में राधिका के हाथ से शिरीन के हाथ से राधिका का पेंडेंट नीचे गिर गया और फिर राधिका उसे उठा रही थी। हाँ हाँ, ये तो वही है, बिल्कुल रोशन की जैसी दिख रही है। लेकिन तुम्हें इसके बारे में कुछ और पता चला? इस वक्त कहां पर है ये? पृथ्वीराज ने जयंत की तरफ देखा और फिर पूछा। मुझे तो लगता है कि ये अपने पिता के घर पर होगी या फिर अपने ससुराल में। जयंत ने अपनी बात खत्म की और फिर उसके पिता की तरफ देखने लगा। इधर पृथ्वीराज की आंखों के सामने भी दर्शन का चेहरा घूमने लगा। जैसा ही उन्हें दर्शन की याद आई तो उन्होंने अपनी मुट्ठियां भींच ली और उनकी आंखें गुस्से के मारे लाल होने लगी। मुझे यह फोटो तो मिल गया, लेकिन पूरा मामला क्या है ये मुझे अभी भी ठीक से समझ नहीं आया। जयपुर में दर्शन के परिवार में और राज परिवार में ये संबंध तो हुआ है। वहां के सबसे बड़े लड़के विराज के साथ में राधिका की शादी हुई। असल में राधिका का नाम ना यहाँ पे इन्होंने बदल कर रख दिया था और शहनाज कर दिया था। वो शहनाज की शादी विराज से हुई है, लेकिन है तो वो राधिका ही। वो खुद भी दर्शन के घर में अभी 4 महीने पहले आई थी, लेकिन वो अपने पिता के पास पहुंची कैसे इस बात की किसी को खबर नहीं, जयंत ने कहा। इतने में पृथ्वीराज ने भी गुस्से में टेबल पर अपना हाथ जोर से मार दिया। उनके पास में रखी हुई टेबल पर जितना भी सामान था, अखबार, तंबाकू, पेन और बाकी चीजें, वो सभी एक झटके में नीचे जमीन पर गिर गई। पृथ्वीराज की आंखों के सामने से अभी भी दर्शन का चेहरा गया नहीं था और वो उसी को अपनी आंखों के सामने देखे जा रहा था। फिर उन्होंने अपने मुंह से दर्शन के लिए बुरा श्राप देते हुए कहा, मुझे लगता है यह आदमी जिंदा नहीं बच पाएगा अब। पिछले 20 सालों में कई बार पृथ्वीराज ने राधिका की तलाश में लोगों को भेजा था,
जब से उन्हें इस बात की खबर लगी थी कि राधिका को लाने के लिए जयंत खुद पहाड़ से नीचे गिरने वाला था, तब से उनके अंदर बहुत सारा गुस्सा भरा हुआ था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि यशोदा ही राधिका को लेकर दर्शन के घर पर आई थी और इसलिए उन्होंने उसके घर की पहरेदारी करनी भी शुरू कर दी। लेकिन अफसोस, उन्हें वहां पर कुछ हाथ नहीं लगा। इधर पृथ्वीराज ने दर्शन को यह खबर भी भिजवा दी कि जैसे ही राधिका उसके घर आती तो उसे सबसे पहले पृथ्वीराज को खबर करनी थी, लेकिन उसने इस बात की खबर उन्हें नहीं दी। इसके अलावा पृथ्वीराज को खुद दर्शन की भी बहुत लंबे समय से कोई खबर नहीं मिल पा रही थी। उसने दर्शन के घर को देखने के लिए वहां पर अपने लोगों को भेज दिया, लेकिन उन लोगों से भी कुछ हाथ लगा नहीं। इसके बाद भी वो उसके ऊपर नजर जमाए हुए थे, लेकिन अब लोगों को भेजने का वक्त कम हो गया था। अब वो उन्हें सिर्फ 6 महीने में ही एक बार भेजता और आखिरी बार जब लोग दर्शन के घर आसपास होकर आए थे तब तक उन्हें राधिका की कोई खबर मिली नहीं थी। अब ऐसे में किसे पता था कि राधिका पिछले 4 महीने से उसके घर पर रह रही थी। चलो, अब तुम फिर से कुछ लोगों को जयपुर भेजो और उसे कहना कि दर्शन को उठाकर लेकर आए, उसके बाद राधिका को भी, पृथ्वीराज ने कहा। पापा, इन 2 परिवारों के बीच में जो शादी हुई वो इतनी आसान नहीं है जितनी दिख रही है। मैंने सुना कि शादी वाले दिन बहुत से लोगों का खून हुआ, बहुत से मार्शल आर्ट्स वाले लोगों की पिटाई हुई, आकाश और अजय को भी मारा गया, और जबकि वो दोनों तो बहुत बड़े मार्शल आर्टिस्ट हैं। लेकिन ये सब किया किसने, इस बात का पता नहीं चल पाया। जयंत की आंखों में संदेह नजर आ रहा था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या फिर से लकी की जिंदगी से राधिका चली जाती? क्या होता दोनों का, और क्या दोनों की शादी हो पाती? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टाब्लिनियर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लकी राधिका से शादी करना चाहता था और इस बारे में उसने दर्शन से बात कर ली थी, लेकिन दर्शन ने उसे बता दिया था कि राधिका की जान को खतरा था। उसके नाना पृथ्वीराज उसे खोज रहे थे। इधर पटना में पृथ्वीराज के घर में जयंत, जो कि राधिका का मामा था, वो राधिका की तस्वीर लेकर आ गया। उसने पृथ्वीराज को बता दिया कि उसकी शादी विराट से हो चुकी थी और उसकी शादी में बहुत खून खराबा भी हुआ। ऐसे में पृथ्वीराज खुद एक बारे में इस तरह की जानकारी सुनकर घबरा गया। उन्होंने कभी नहीं सुना था कि अजय और आकाश किसी से हार गए हो। उन्होंने काफी देर तक इसके बारे में सोचा और फिर जयंत की तरफ देखते हुए बोले, क्या तुम्हें सच में लगता है कि जो तुम जानकारी लेकर आए हो सही है? मेरी जानकारी ना बिल्कुल सही है बाबूजी। जहां से मुझे ये सब जानकारी मिली है वो मुझसे झूठ नहीं कह सकता, लेकिन किसी को भी इस बात की उम्मीद नहीं थी कि राधिका की शादी में इतना बड़ा बवाल हो सकता है। अगर विराज का परिवार इतना बड़ा भी होता तो किसी तरह से इस खबर को दबा सकता था, लेकिन आम लोगों को इस बारे में कुछ मालूम नहीं है। लेकिन बात ऐसी है कि भारत के दूसरे अमीर परिवार जरूर इस आदमी के बारे में जानते होंगे, पर मुझे लगता है कि हिया बाबूजी, हमें ना इन सब चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि राधिका को ढूंढने में ना अपना सारा ध्यान लगाना चाहिए। लेकिन जयंत के समझाने के बाद भी उसके पिताजी को कुछ समझ नहीं आया। जब से उसके कान में खबर पड़ी तब से वो काफी परेशान नजर आने लगे थे। मुझे तो ये भी लगता है कि बाबूजी की सरकार ने ना खुद इस मसले को ठंडा कर दिया होगा। जब जयंत ने देखा कि अभी भी उसके पापा को उस खबर की वजह से उन्हीं ख्यालों में खोए हुए थे, तो जयंत ने अपनी एक राय रखी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जयंत की बात को उसके पिता ने खारिज कर दिया। फिर उसने अपनी बात को आगे कहा, राजस्थान सरकार इतनी मजबूत नहीं है कि वो इस तरह के मामले को दबा दे। भले ही पटना में यह घटना होती तो एक बार के लिए दबा दी जाती, लेकिन
वहां ऐसा नहीं हो सकता है। और वैसे भी वो तो उल्टा इस घटना को तूल देकर विराज के परिवार से पैसा ले सकते हैं। इसलिए खबर किसी और ही आदमी ने दबाई है जो सरकार से ऊपर है। सरकार से भी ऊपर है? हमारे देश में ऐसा कौन हो सकता है जो सरकार से ऊपर हो? भारत में ऐसा कौन सा परिवार है जिनके पास इतनी ताकत है कि वो सरकार से ऊपर बैठे हैं? जयंत अपने मन में इस बारे में सोच रहा था, लेकिन उसके दिमाग में कोई नाम नहीं आ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि ऐसा भी कोई परिवार कर सकता था क्या? देखो, एक बार के लिए ना तुम खुद सोच कर देखो, थोड़ा गहराई तक सोच कर देखो। वो ताकत नजर नहीं आ रही, इसका मतलब ये नहीं कि वो है नहीं, वो है, और उसकी वजह से ये मामला होते होते मामला नहीं हुआ है, समझे तुम? पृथ्वीराज ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी शक्ल देखकर तो ऐसा लग रहा था कि वो पहचान गया था कि ये शक्ति कौन सी थी जिसके बारे में वो बात कर रहा था। आप कहीं अग्रवाल परिवार की तो बात नहीं कर रहे? छुपे हुए तो वही रहते हैं, जयंत ने कहा। उसके पिता ने अभी कुछ सालों पहले ही उसे अग्रवाल परिवार के बारे में बताया था, लेकिन फिर जयंत के मन में शक पैदा हुआ और उसने कहा, लेकिन इस मसले में अग्रवाल परिवार का क्या लेना देना हो सकता है? मुझे समझ नहीं आ रहा। अगर वो लोग इस चीज में शामिल नजर आते हैं तब तो मामला और ज्यादा पेचीदा हो जाएगा। जयंत ने फिर से अपने पिता की तरफ देखते हुए कहा, अरे यार, इसमें पेचीदा होने की बात नहीं है। भले ही दर्शन का परिवार और अग्रवाल परिवार एक दूसरे से कोसों दूर हैं और दोनों का आपस में एक दूसरे के साथ कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों में कुछ तो जुड़ाव होगा। भले ही पृथ्वीराज के परिवार में और अग्रवाल परिवार में जमीन आसमान का अंतर था, धन के मामले में दोनों ही परिवारों के बीच में एक बहुत बड़ी गहरी खाई थी जिसे पाट पाना पृथ्वीराज के लिए तो आसान नहीं था। वो दोनों ही परिवार एक दूसरे के सामने नहीं आ सकते थे। आज से 30 साल पहले की बात बताता हूँ। ये जो अग्रवाल परिवार है, इसके मुखिया शिवराज जी, उन्होंने खुद मुझे मिलने के लिए बुलाया था। मैं वहां उनके घर दमन में गया। बड़े प्यार से मेरी खातिरदारी की और मुझे वो काम पर रखना चाहते थे। उसके बदले ना वो मुझे काफी अच्छा ऑफर भी दे रहे थे, लेकिन मैंने ही मना कर दिया। अब ऐसे मुझे नहीं लगता कि वो लोग इस मसले में अपनी टांग अड़ाएंगे। पृथ्वीराज ने उस दिन को याद करते हुए कहा। उस वक्त तक शिवराज अग्रवाल परिवार के मुखिया नहीं बने थे और वो परिवार भी अपने आप में एक बुरे दौर से गुजर रहा था। उस वक्त शिवराज का यह आइडिया था कि वो देश के सबसे काबिल लोगों में से एक होना चाहते थे और इसी वजह से वो पृथ्वीराज को भी अपने साथ काम पर रख लेना चाहते थे, लेकिन अपने घमंड की वजह से उसने मना कर दिया। लेकिन बाद में उसे पता चला कि दिन ब दिन अग्रवाल परिवार का कामकाज बढ़ता जा रहा था और थोड़े ही दिनों बाद वो दुनिया के सबसे ताकतवर परिवारों में से एक बन गए। उनकी पूरी दुनिया में ढेर सारी शाखाएं खुल गई थी, लेकिन इधर पृथ्वीराज को इस बात का कोई मलाल नहीं था कि उसने उनके ऑफर को ठुकरा दिया था, बल्कि उसे तो इस बात की खुशी हो रही थी कि चलो अच्छा है जो उसने मना कर दिया। अग्रवाल परिवार ने बाकी सब परिवारों को खत्म कर दिया था और या तो अपने साथ जोड़ लिया था या फिर खरीद लिया था, लेकिन यहां पर उसका परिवार अभी भी अपने दम पर खड़ा था और इस बात की उसे काफी खुशी थी। जयंत, मुझे लगता है कि तुम्हें इस दर्शन को तो सबसे पहले ही खत्म कर देना चाहिए। उसने जो कहा वो किया नहीं और राधिका को फिर तुरंत से अपने घर लेकर आ जाना। हमारे घर की बहू बेटी को किसी और की घर की हवा नहीं लगनी चाहिए, पृथ्वीराज ने जयंत की तरफ देखते हुए कहा। ठीक है, तो मैं इसके लिए पीटर को ले जाता हूं, वो इस काम के लिए हमारी मदद कर देगा। इधर जयंत ने अपने पिता से कहा। उसका परिवार काफी बड़ा परिवार था और उस परिवार में अपने आप में एक से बढ़कर एक लोग रहा करते थे। जयंत जिस पीटर की बात कर रहा था वो भी उनके परिवार का ही नौकर था और वो मार्शल आर्टिस्ट था। नहीं, लेकिन पृथ्वीराज ने उसके सुझाव को सिरे से नकार दिया और उन्होंने आगे कहा, तुमने कहा था कि वहां पर इसने बड़े बड़े आदमी को हरा दिया, तो फिर पीटर वहां जाकर क्या कर लेगा? मुझे लगता है कि इस बार ना हमें अपनी जयपुर की टोली में कुछ बदलाव करने चाहिए। अब भले ही इस पूरे मामले में अग्रवाल परिवार का हाथ है या नहीं है, लेकिन फिर भी वहां पर उनके लोग जरूर होंगे। ऐसे में हमें अपने काम के लिए सबसे मजबूत लोगों को भेजना होगा ताकि हम सफाई से अपना काम कर सकें। आप कहना क्या चाहते हैं, मैं अपने साथ में कबीर को ले जाऊं? जयंत ने कहा। कबीर इन लोगों के परिवार में ही सही था, लेकिन वहां काम नहीं करता। इन लोगों ने उसे जबरदस्ती पकड़ा हुआ था। मार्शल आर्ट्स की दुनिया का बेताज बादशाह कबीर भी
अपने आप में बहुत बड़ा खिलाड़ी था और साथ ही वो बाकी तरह की गुंडागर्दी भी कर लेता। मार्शल आर्ट सीखने के बाद उसने बंदूक चलाना भी सीख लिया था। ऐसे में उस जैसे आदमी को खुला छोड़ना पृथ्वीराज के लिए खतरा था, इसलिए उन लोगों ने उसे पकड़कर अपने परिवार में रख लिया। हाँ, मैं कल के कल उसे छुड़वाने के लिए कहता हूँ। तुम अपने साथ कबीर को ले आना और वहां दर्शन को उड़ा देना। उसके बाद वहां से राधिका को उठाना और रातों रात यहाँ ले आना। लेकिन खबर रहे, इस चीज की खबर किसी को नहीं लगनी चाहिए। पृथ्वीराज ने अपने बेटे की तरफ देखते हुए कहा, चिंता मत कीजिए पापा, किसी को हवा तक नहीं लगने दूंगा। इसके बाद जयंत वहां से निकल गया। उसके जाने के बाद में पृथ्वी ने फिर से उस फोटो को देखा और उसकी आंखों के सामने राधिका का चेहरा आ गया। हू बहू अपनी मां की तरह लगती थी। ऐसे में पृथ्वी के हाथ कांपने लगे और अचानक से उसके मुंह से निकला, अगर तुम मेरी बेटी के पेट में नहीं होती तो आज मेरी बेटी जिंदा होती। मेरी प्यारी रोशन, तुमने अपने पिता की बात नहीं सुनी और उस दर्शन के साथ चली गई। कितना गलत किया तुमने अपने पिता के साथ में, तुम्हें मालूम नहीं था इस चीज को। मुझे बुरा लग सकता है। इधर पृथ्वीराज राधिका की तस्वीर को देखे जा रहा था और उधर विराज का बाप भी विराज को अपने साथ लेकर फिर से घर आ गया। लेकिन इस बार उसकी सारी चिंताएं खत्म हो गई। अब वो राहत की सांस ले पा रहा था और उसे इस बात से काफी खुशी महसूस हो रही थी। विराज भी सोफे पर बैठ गया, लेकिन वो अपने पिता की तरह शांति महसूस नहीं कर रहा था। उसे लगने लगा कि उसे राधिका से प्यार हो गया था और उसकी आंखों के सामने से राधिका का चेहरा जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो हरदम बस उसी का चेहरा अपनी आंखों के सामने देखता रहता। इधर विराज के बाप के मन में एक और सवाल उठ रहा था। लकी ने जाने से पहले एक बात कही थी कि अब वो अग्रवाल परिवार का हिस्सा नहीं था। इस चीज का उससे क्या मतलब था? उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर लकी कहना क्या चाहता था। ठीक इसी वक्त विराज के बाप के फोन की घंटी बजी। किसी ने उसे कुछ मैसेज किया था। जैसे ही उसने नंबर देखा तो वो अपनी जगह पर सीधा होकर बैठ गया। वो नंबर अग्रवाल परिवार से किसी का था। वो जानता था कि जब उसे अग्रवाल परिवार से मैसेज आते तो कौन से नंबर से आते थे। आज फिर से उसे उसी नंबर से मैसेज आया था, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो दोबारा उस नंबर पर फोन घुमा सके। अगर वो उस नंबर पर फोन घुमा भी देता तो कोई उसके फोन का जवाब नहीं देने वाला था। इस नंबर का इस्तेमाल अग्रवाल परिवार जरूरी मसलों की सूचना देने के लिए किया करते। अब क्योंकि विराज का बाप जयपुर का सबसे बड़ा आदमी था, इसलिए वो भी सूची में शामिल था। उसने मैसेज खोला और देखा, उसमें सिर्फ कुछ शब्द लिखे थे। आज से आप सबको यह सूचित किया जाता है कि अग्रवाल परिवार ने लक्ष्मण लाल अग्रवाल उर्फ लकी को अपने परिवार से बाहर निकाल दिया है। लकी अग्रवाल परिवार का आने वाला मुखिया हो सकता था, लेकिन अब उसका परिवार से कोई संबंध नहीं रह गया। अगर आपसे लक्ष्मण परिवार के नाम पर कोई मदद मांगने की कोशिश करे तो आप उसकी मदद मत कीजिएगा। जैसे ही विराज के बाप ने यह मैसेज पढ़ा तो अब उसे समझ आ गया कि आखिर लकी वो उस वक्त कह क्या रहा था। उसे सच में उसके परिवार ने निकाल दिया था। पापा, क्या बात है? इतनी ध्यान से क्या देख रहे हो? विराज ने अपने पिता से पूछा। वो देख पा रहा था कि उसके पिता काफी हैरान परेशान नजर आ रहे थे। ऐसे में विराज ने उनसे पूछ लिया, लकी को अग्रवाल परिवार ने बाहर निकाल दिया है। विराज के बाप ने उससे कहा। क्या? विराज खुद इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। हाँ, लकी अब अग्रवाल परिवार का सदस्य नहीं रह गया। वो अब एक आम आदमी हो चुका है और अपने परिवार की किसी भी ताकत का वो इस्तेमाल नहीं कर सकता। विराज के बाप ने अपने आप को और अपने बेटे को ये सब समझाते हुए कहा। ये सुनते ही विराज को तो फिर से एक बड़ा झटका लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस चीज का उससे क्या मतलब निकालना चाहिए। लेकिन फिर उसने हैरान होते हुए कहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें उससे डरने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब यह है कि मैं राधिका को उसके हाथों से वापस छीन सकता हूं। विराज ने कहा। उसकी सुई सिर्फ और सिर्फ राधिका पर ही अटकी हुई थी। दिमाग खराब है क्या? ऐसा नहीं हो सकता। विराज के बाप ने उसे मना कर दिया। पर क्यों? आपने ही तो कहा कि वो आम आदमी हो गया है। ऐसे में हम आम आदमी से नहीं निपट सकते क्या? विराज ने कहा। उसकी बात भी सही थी। क्या उसके पिता अब उसकी बात मानते या उससे पहले ही राधिका को उसके मामा ले जाते? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलेनियर सिर्फ पॉकेट एफएम पर।
राधिका को खोजने के लिए उसके नाना ने अपने बेटे को भेज दिया था। वो लोग अपने साथ में एक लड़ाके को ले जाने वाले थे जो दर्शन को खत्म कर देता और साथ ही राधिका को अपने साथ ले आता। इधर लकी के बाहर हो जाने की खबर विराज और उसके पिता को लग गई थी। ऐसे में विराज की खुशी का तो ठिकाना नहीं रह गया। वो अपनी जिंदगी में दोबारा राधिका को ले आना चाहता था, लेकिन उसके बाप ने इस बात के लिए साफ मना कर दिया। अरे पापा, ऐसा क्यों? अब तो लकी एक आम आदमी हो चुका है ना, ऐसे में हम तो उससे आसानी से निपट सकते हैं, विराज ने कहा। अपने पिता के इस तरह से ना करने की वजह से उसे थोड़ा सा बुरा लग रहा था। तुम क्या ये बात भूल गए हो कि उसके परिवार की कितनी ताकत है? इसके अलावा उसके परिवार की ताकत चाहे हो या ना हो, लेकिन उसकी खुद की कितनी ताकत है ये भूल गए हो क्या? ऐसे में तुम ना उसके हाथ से राधिका को कभी आसानी से नहीं निकाल पाओगे। क्यों दिन में सपने देख रहे हो? विराज के बाप को इस बात पर गुस्सा आ गया था। उसे लग रहा था कि विराज इतना बड़ा होने के बाद भी उसका सारा ध्यान सिर्फ लड़कियों में लगा रहता और वो परिवार के बिजनेस के ऊपर जरा भी ध्यान नहीं देता। ऐसे में उसके पिता को गुस्सा आना लाजमी था। विराज को जिस हिसाब से डांट पड़ रही थी, उसके बाद उसके मुंह से कुछ बाहर आना भी मुश्किल नहीं, नामुमकिन लग रहा था। वो लकी को मारने के बारे में सोच भी नहीं सकता था, लेकिन फिर भी उसका बाप किसी ना किसी ऐसे आदमी को तो बुला ही सकता था जो लकी की पिटाई कर सके। मैंने आज तक जितने भी लोगों को देखा है ना, उसके हिसाब से मेरा अनुमान यही कहता है कि आज नहीं तो कल लकी एक बहुत बड़ा आदमी होने वाला है। भले ही उसके परिवार ने उसे बाहर कर दिया होगा, लेकिन कल को फिर से कुछ हो जाए और उसे अपने परिवार में वापस जाना पड़े, या फिर उसका परिवार ही उसे वापस बुला ले। अगर वो चला गया ना, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं आने वाले टाइम में वही अग्रवाल परिवार का लीडर बनेगा। विराज के बाप ने लकी को जितना देखा और समझा था, उसके आधार पर उससे कहा। वो इसके बाद विराज का चेहरा देख रहे थे। उसकी आंखों में विराज के बाप को लकी नहीं बल्कि राधिका नजर आ रही थी, इसलिए उसने फिर से उसे समझाते हुए कहा, देखो मेरी बात समझ। तुझे लग रहा होगा ना कि अभी लकी को उसके परिवार से बाहर निकाल दिया गया है और ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा और कमजोर वक्त होगा, लेकिन अगर हमने इस वक्त में उसकी मदद की ना, तो वो जिंदगी भर ना हमारा एहसान नहीं भूलने वाला। इसके बाद अगर वो फिर से अग्रवाल परिवार में चला गया तो सोच, वो हम लोगों का इस छोटे से एहसान के बदले कितना भला करेगा। लेकिन अगर हमने इस वक्त उसके साथ कुछ उल्टा सीधा करने की कोशिश की ना, तो वो आगे चलकर हमारा क्या करेगा ये तू सोच भी नहीं सकता। विराज के बाप ने उसे समझाते हुए कहा, लेकिन विराज की आंखें तो बस राधिका के होंठों पर टिकी हुई थी। वो अपने दिल ही दिल में कह रहा था, लेकिन क्या हुआ अगर लकी उसके परिवार में वापस ही नहीं गया तो? हमारा तो किया हुआ एहसान बेकार चला जाएगा, फिर हम लोग क्या कर लेंगे? विराज किसी भी हाल में इस वक्त लकी की मदद नहीं करना चाहता था। वो बस उसके हाथों से राधिका को हथिया लेना चाहता था और उसे अपने बिस्तर पर ले आना चाहता था। लेकिन उसके बाप का सोचना बिल्कुल अलग था। वैसे उसके बाप को यह भी पता नहीं था कि अग्रवाल परिवार का इतिहास क्या रहा है। अगर किसी को एक बार उनके परिवार से बाहर निकाल दिया जाता तो वो फिर आदमी वापस कभी नहीं जा सकता था। अगर उसे मालूम होता तो शायद वो भी विराज की तरह ही सोचता। इधर लकी को पता नहीं था कि उसकी पीठ के पीछे ये सब क्या चल रहा था। वो तो आराम से राधिका के साथ में बाजार में घूम रहा था। वो उसे शादी की शॉपिंग करवाने के लिए ले गया था। राधिका से ये बात वो कर चुका था कि कल की तारीख में वो दोनों शादी करने वाले थे और उन दोनों की शादी भी बहुत शांति से होने वाली थी। दर्शन अपने किसी भी दोस्त या रिश्तेदार को शादी में नहीं बुलाने वाला था। लकी और राधिका की शादी में सिर्फ दर्शन, शिरीन और वो चारों लड़कियां ही रहने वाली थी। इन लोगों की शादी भी दर्शन के बंगले पर ही होने वाली थी। अगर ये सब कुछ उनके घर में होता तो किसी को इस बात की खबर नहीं लगती। इसलिए लकी उसे शादी की तैयारी करवाने के लिए ले आया था। उसने राधिका के लिए एक गुलाबी रंग की ड्रेस पसंद कर ली, उसे पैक करवा लिया और वहां से बाहर आने के लिए लकी ने राधिका का हाथ थामा और दोनों राधिका की गाड़ी में बैठकर वापस उनके घर जाने लगे। लकी की बाकी लोगों से इस बारे में बात हो चुकी थी कि विराज किसी को भी उनकी शादी के बारे में कुछ नहीं बताने वाला था। वो सब लोगों को यही कहने वाला था कि उसकी और शहनाज की शादी बहुत अच्छी चल रही थी और दोनों को ही एक दूसरे के साथ में कोई दिक्कत नहीं थी। इस तरह से किसी को भी इस चीज की तो खबर नहीं लगती कि शहनाज वहां पर थी भी या नहीं। लकी विराज के बंगले पर दोनों बाप बेटों से मिलने के लिए आया हुआ था। अरे लकी जी, आप यहाँ पर? आइए आइए, अंदर आइए। विराज के बाप ने तुरंत लकी का स्वागत करते हुए कहा। वो लकी को देखकर काफी खुश हो गया। उसके लिए तो अभी भी वो अग्रवाल परिवार का सबसे बड़ा वारिस था। लकी जी,
अपने बाप के मुंह से लकी के लिए ये शब्द सुनकर विराज का दिमाग खराब हो गया। लकी कहां से जी का था? उसके पिताजी उसे बुला रहे थे जी। उसके लिए तो वो सिर्फ लकी ही रह गया। शुक्रिया अंकल, लकी ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसने उस लड़की को देखा जो उनकी हॉल की सफाई कर रही थी। विराज तुरंत समझ गया कि लकी उसके सामने कोई भी बात नहीं करना चाहता था, इसलिए विराज के बाप ने तुरंत ही मेड को वहां से जाने के लिए कह दिया। इधर लकी ने राधिका का हाथ अपने हाथों में लिया और सोफे पर जाकर बैठ गया। अंकल, मुझे उम्मीद है कि आप विराज और शहनाज के डाइवोर्स पेपर के बारे में कुछ बात करने वाले नहीं हो। अगर आपने बाहर ऐसा कुछ कहा तो आपको ही पता है कि आपके और राधिका के दोनों के परिवार में इस चीज का बुरा असर होगा। अभी बाहर वालों को यही सोचने देते हैं कि राधिका और विराज शादीशुदा हैं। हम 6 महीने बाद इस खबर को बाहर लाएंगे कि इन दोनों का डाइवोर्स हो गया है। मुझे तो यही ठीक लगता है। आपका इस मामले में क्या कहना है? लकी जी, आप जैसा सोच रहे हैं मैं भी बिल्कुल वैसा ही सोच रहा हूँ। मुझे आपकी बात एकदम ठीक लगी। जैसा आप कहेंगे वैसा ही हो जाएगा। बाकी राधिका भी इसमें जो कुछ कहना चाहे कह सकती है। विराज के बाप ने कहा। बस अंकल, मैं वही कहना चाहता हूं जो लकी कहना चाहता है, राधिका ने कहा। हाँ तो फिर ठीक है, मेरी तरफ से तो बात पक्की समझो। हाँ ठीक है अंकल। लकी ने जैसे ही विराज के बाप के मुंह से ये बात सुनी तो वो खुश हो गया। वो खुशी के मारे उछलना चाहता था, लेकिन उसने जैसे तैसे अपने आप को संभाल लिया। उसने यहां आने से पहले तो ऐसा सोचा ही नहीं था कि ये दोनों बाप बेटे इतने आसानी से मानने वाले थे, लेकिन उन्होंने तो एक बार में ही हाँ कर दी। लकी को इस बात की बड़ी खुशी हो रही थी। लकी ने फिर से राधिका का हाथ अपने हाथ में लिया और फिर विराज और उसके बाप की तरफ देखने लगा। उसने जाने से पहले उन दोनों से कहा, मैं और राधिका कल रात दर्शन अंकल के बंगले पर शादी करने वाले हैं। हम लोग कुछ कारणवश उसमें किसी को भी नहीं बुला रहे हैं, लकी ने कहा। लेकिन फिर उसे लगा कि उसे विराज और उसके बाप को इस बात की खबर दे देनी चाहिए, ताकि बाद में विराज अपने मुंह से कुछ ना कह सके और वो चुप हो जाए। लेकिन लकी की बात सुनकर विराज का दिल दुखने लगा। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके मुंह से जो निवाला आने ही वाला था वो लकी खींच कर ले गया और विराज सिर्फ अपनी उंगलियां ही चबा कर रह गया। अच्छा, तो ये तो बहुत अच्छी बात है लकी जी। मैं आपको और राधिका को इस चीज की बधाई देता हूँ। सच में आप दोनों को देखकर ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। और आपने इतनी जल्दी जो शादी करने का फैसला किया है ना, बहुत अच्छा फैसला है। सच में मुझे ये सुनकर काफी खुशी हुई, विराज के बाप ने कहा। इसके बाद विराज के मुंह से निकला, वैसे लकी जी, क्या हम दोनों भी आपकी शादी में आ सकते हैं क्या? अब मैं इसमें क्या कह सकता हूं अंकल, लेकिन बात ऐसी है कि मेरी और दर्शन अंकल की इस बारे में बात हुई। हमने पहले ही इस बारे में सोचा और फिर ये फैसला किया कि घर वालों को ही शादी में बुलाते हैं और फिर वैसे ही शादी निपटा देते हैं और बाहर के लोगों को शायद कभी और बुला लेंगे। हम नहीं चाहते कि अभी ये खबर किसी तरीके से बाहर जाए, आप समझ रहे हैं ना? आपको तो मालूम ही है कि अगर ज्यादा लोग अगर आएंगे, खबर ज्यादा लोगों तक चली जाएंगी। ऐसे में आप समझ ही रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, लकी ने उन्हें समझाते हुए कहा। हाँ लकी, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन अब क्या है कि आपने हमें तो इस चीज की खबर दे ही दी है, तो वैसे भी हमें तो इस बारे में पता चल ही गया है ना। तो मुझे लगता है कि तुम चिंता मत करो, मैं सिर्फ विराज को इस शादी में लेकर आऊंगा और बाकी इस चीज की खबर हमारे घर के कुत्ते को भी नहीं लग पाएगी कि हम कहाँ गए और कहाँ से आए। तुमने जो कहा ध्यान रखूंगा मैं उसका। अब की बार विराज के बाप ने बीच में आते हुए कहा। वो किसी भी हाल में ये शादी देखना चाहता था। अच्छा चलो ठीक है, आप लोग इतना कह रहे हैं तो, लकी ने राधिका की दिशा में देखते हुए कहा। वो चाहते हुए भी उन्हें मना नहीं कर पा रहा था। इसके बाद वो सीधा वहां से बाहर निकल गया। पापा, आप इसकी शादी में जाने के लिए जिद क्यों कर रहे हैं? मैं तो इसलिए कर रहा था कि वहां से, इससे पहले कि विराज वहां से राधिका को उठाने की बात करता, उससे पहले ही उसने अपने आप को रोक लिया। उसे इस बात से बहुत उदासी हो रही थी कि वो राधिका को अपनी जिंदगी में फिर से वापस नहीं पा सकता था। ऐसे में उसके पिता अगर उसके साथ जाते तो वो काम नहीं कर पाता जो वो करने के लिए जा रहा था। लेकिन उसके पिता की बात सुनकर ऐसा लग रहा था कि उल्टा उसका बाप उसके घाव पर नमक लगाने के लिए वहां जा रहा था। वो अपनी बीवी की शादी अपनी ही आंखों के सामने कैसे देख सकता था? मैंने तुझे अभी जो समझाया था वो सब तू भूल गया ना? मैंने तुझे कहा ना कि लकी जब वापस उसके परिवार में शामिल हो जाएगा तो फिर वो हमारा ये एहसान कभी नहीं भूलेगा। कदे मैं एक दिन ना मर जाऊंगा, लेकिन मेरे ये कर्म तेरा भला करेंगे, उसके बाप ने अब की बार चिढ़ते हुए कहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि विराज को कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा था, लेकिन विराज को उसके बाप की बात पर विश्वास अभी भी नहीं हो रहा था। उसे लग ही नहीं रहा था कि लकी फिर से उसके घर में जा सकता था। उसका दिल बहुत दुख रहा था। इधर लकी और राधिका
अपनी शादी की तैयारी में लगे हुए थे और उधर जयंत और पृथ्वीराज ने सभी को बुला लिया था। वो काफी वक्त से उनके यहाँ पर बंद था और आज उसे बाहर लाने का वक्त आ गया था। जयंत ने अपनी गाड़ी निकाली और एक ड्राइवर को लेकर गंगा किनारे बने हुए उनके परिवार के एक मंदिर के पास आ गया, जहां पर कबीर था। कबीर वहां पर ही बंद होने के बाद भी आजाद रहता। जयंत और उसका परिवार उसकी सारी बातें मानते। वो वहीं पर अपनी मार्शल आर्ट्स की भी प्रैक्टिस किया करता। जब से जयंत का परिवार उसे लेकर आया था